आपको खेत में जाना पड़ेगा, आपको जूते उतारने पड़ेंगे, आपको मिट्टी को पाँव से टच करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डॉक्टर बनने का जज्बा भी है, यहाँ पे साइंटिस्ट बनने का जज्बा भी है, यहाँ पे वो आर्ट भी है। जब आप उसको देख रहे होते कि कैसे उसकी कटाई हो रही है, कैसे वीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे हर तरीके का समागम है। नर्चर फार्म एप्लीकेशन किसान को ये सिखाता है कि आप सही निर्णय ले पाए। वो पावर हम किसान के हाथ में दे रहे हैं कि किसान भाई स्कैन करो, इंश्योरेंस आपके पास, क्लिक ऑफ बटन आप क्लिक कीजिए, मशीन आपके खेत पे आई है, जितना एकड़ स्प्रे हुआ उतना पैसा लेगा। नर्चर फार्म किसान के साथ रिस्क शेयरिंग दे रहा है, वो सिखा रहा है, कवच दे रहा है। जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा समय जाना चाहिए था, वो समय एज ए वितरक वो जाना चाहिए था किसान के साथ उसके खेत में, समझने में, उसको समझाने में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को बिलीव करता है किसान, क्योंकि उसके लिए वो लोकल चेहरा है, रात को 1 बजे भी जाके उसका दरवाज़ा फटक खटखटा सकता है। हमारे लिए वो रिटेलर वितरक बंधु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वर्चुअल एग्रीगेशन पॉइंट है इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, टू रीच आउट टू फार्मर्स। आज कई सारे फार्मिंग में ब्रांड डेवलप हो गए, कई सारे ब्रांड डेवलप हो चुके हैं। भारत वो माजदा रखता है कि वो दुनिया की फूड सिक्योरिटी को पूरा कर सकता है। हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे, सर इसकी विस्तार से जानकारी ही नहीं दी। आज जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो आज भी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या खेती किसानी में भी एक अच्छा करियर बन सकता है, या फिर जो आज के युवा हैं वो कितना % एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन रहता है एग्रीकल्चर को लेके। और जब भी हम इंटर के बाद बात करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स से या किसानों से या किसानों के घरों में बात करते हैं, तो कोई भी किसान नहीं चाहता कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में जाए। पूरा ओवरऑल अगर बात करें कि जो एक ग्लैमराइजेशन की बात करते हैं कि वो एग्रीकल्चर में अभी भी हम लोग नहीं वो क्रिएट कर पाए हैं कि आज के युवा उसको देख के और इस फील्ड पे आएँ। और इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए कि कैसे एग्रीकल्चर को हम उस हिसाब से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और जो आज का युवा है उसको प्रेरित कर सकते हैं कि ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे आज देश के युवा आकर अपना करियर बना सकते हैं। इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकित सर हैं, नर्चर के रिटेल हेड हैं और बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहे, उसके बाद एमबीए किए और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पूरे देश में और देश के बाहर भी कि किस तरह से एग्रीकल्चर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं। तो सर, किसान ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर्वेश जी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया है। इस टॉपिक की महत्वता कितनी बड़ी है ये कुछ आंकड़ों में मैं आपको बताना चाहूँगा पहले, और उन आंकड़ों से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन, पहले अपनी कहानी सुनाता हूँ। और शायद मेरी कहानी इतनी अच्छी ना हो, पर मेरी भी एक कहानी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर 1990 के आसपास, 1990-91 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, और हर पेरेंट्स, हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तमन्ना थी कि मेरी जो एस्पिरेशन है, मेरे जो सपने हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाया, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी में मैं देख रहा हूँ। और जो सबसे बड़ा बच्चा होता था उस पर सबसे ज़्यादा उन एस्पिरेशंस का बोझ होता था कि मेरी एस्पिरेशंस थी, मेरे पिताजी की एस्पिरेशंस थी, उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उन्हें उस वक्त वो माहौल नहीं मिला, पर वो देख रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान की मिडिल इनकम में एक बूस्ट आ रहा था। जाने अनजाने में वो अपनी एस्पिरेशन हम पे डाला करते थे, बोला करते थे बेटा गांव में नहीं रहना चाहिए। बड़ा सोशल प्रेशर था, बेटा मेडिकल डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, गांव में नहीं रहना चाहिए क्योंकि गांव में लाइफ नहीं है। और वो बहुत बड़ा सोशल प्रेशर था। मेरे गांव से काफ़ी बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने अच्छी बाहर जाके नौकरियां ले ली थी, और पेरेंट्स को लगता था कि वो एक लाइफ है, वो एक लाइफस्टाइल है जो वो शायद वो जीना चाहते थे। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था,
जिससे इम्प्रूवमेंट इन लाइफ दिख रहा था लोगों को कि आपके पास एजुकेशन की फैसिलिटी बाहर अच्छी अवेलेबल है शहरों में, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अच्छा अवेलेबल है। मुझे याद है कि जब मुझे अपने गांव जाना होता था शहर से, मुझे 3 घंटे बस स्टॉप पे वेट करना पड़ता था कि अगली बस, अगर ये 9 बजे वाली बस छूट गई तो 12 बजे वाली बस पकड़ में आएगी। वो सब देखते हुए, उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए हर पेरेंट्स का अपना एक सपना था कि हमने जो कष्ट झेले हैं 3 घंटे वेट करने के, या हॉस्पिटल सही जगह पे ना होने के, या एजुकेशन फैसिलिटी सही जगह पे ना होने के, या एक डेडिकेटेड सोर्स ऑफ इनकम ना होने के, कि एक प्रेडिक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ हो। तो मेरे पिताजी ने भी मुझ में वो सपना देखा कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी थी, तो वो देख के मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर जरूर बन जाऊँगा, पर मेरी बायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरी ड्राइंग तो उससे भी गड़बड़ा है, तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। जैसा हर आदमी के साथ होता है, एग्रीकल्चर जब चूज़ करते हैं, तो एग्जांपल देता हूँ, हमसे तीसरी कक्षा में पूछा गया, सब बच्चों से पूछते हैं, कोई बड़ा बाहर से अध्यापक आता है, टीचर आता है, पूछता है बड़े होके क्या बनोगे। सबसे ज़्यादा हाथ उठते हैं डॉक्टर बनने के लिए, फिर हाथ उठते हैं इंजीनियर बनने के लिए, फिर आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होगा तो बोलेगा साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, कलेक्टर बनना है। पर किसी ने भी उस कक्षा में ये हाथ उठा के नहीं बोला कि मुझे खेती बाड़ी करनी है या मुझे एग्रीकल्चर में जाना है। कोई उस कक्षा में नहीं बोलता होता, कोई बिरला ही होता होगा जो बोलता होगा। मेरी कक्षा में तो कोई नहीं था। मैं मेडिकल क्रैक नहीं कर पा रहा था। पिताजी की तमन्ना थी कि इसको घर के बाहर भेजो, यहाँ पे गांव में तो नहीं, गांव से बाहर ये कोई नौकरी करे, क्योंकि नौकरी में लाइफ बंदी है, 9 से 6 की लाइफ है, लाइफ सेट है। और उसी वक्त वैसा ही दिखाया जाता था, काफ़ी जगह पे वही चर्चा होती थी कि लाइफ सेट, 9 से 6 की नौकरी है, सैटरडे संडे आराम है, संडे की छुट्टी है। तो उन्होंने उस वक्त करियर काउंसलिंग वॉज नॉट अ बिग, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं हुआ करता। तो उन्होंने गाँव में हमारे अंकल से पूछा कि भाई अब बच्चा डॉक्टर नहीं बन पा रहा, हमने इसको दिला दी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर का ज़्यादा बड़ा स्कोप है नहीं, अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी हाथ से चली गई है, इंजीनियरिंग ये कर नहीं सकता है, तो क्या करियर ऑप्शन है इसके सामने। तो हमारे अंकल ने बोला कि आप एक काम करो, इसको एग्रीकल्चर में डाल दो, कुछ नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लीट ऑफ सेल्समैन होता है वो हम कहीं ना कहीं इसको लगा देंगे, किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में इसको लगा देंगे। उस वक्त एग्रीकल्चर ग्रो भी कर रहा था। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई एग्रीकल्चर में। फोर्स करियर ऑप्शन था, स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, लिटिल आई नो, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। मेरी रैंक थी 26वीं रैंक स्टेट में, और आप बिलीव नहीं करेंगे आगे के 25 बच्चे आए ही नहीं। आई वॉज द फर्स्ट वन जिससे पूछा गया कौन से कॉलेज में जाना है आपको, क्योंकि बाकी 25 बच्चों ने या तो फिर से मेडिकल के लिए ड्रॉप किया या उनका कहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग में हो गया। तो वहाँ से एग्रीकल्चर की मेरी शुरुआत हुई। और जब मैं इसमें घुसा तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि खेती है तो बिजनेस, जो ज़मीन है वो है तो फैक्ट्री। और वहाँ से मुझे हमेशा एक तमन्ना रही कि मुझे इसको एज ए बिजनेस देखना है। और मैंने फिर MBA की पढ़ाई की पन्नागर से, क्योंकि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है और मुझे खेती बहुत अच्छा बिजनेस दिख रहा था। तो वहाँ से जब मैंने MBA की पढ़ाई की, काफ़ी कुछ मैंने सीखा एग्रीकल्चर के, कैसे बिजनेस चलाया जाता है। आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर चूज़ किया। मुझे मौका मिला भारत के भांति भांति के राज्यों में जाने का। भांति भांति के राज्यों में रहा हूँ मैं, पंजाब से लेके तमिलनाडु तक रहा हूँ। भांति भांति की मैंने भाषाएं सीखी है। मैंने पंजाबी सीखी, गुजराती सीखी, मराठी सीखी, मारवाड़ी मुझे आती थी, हिंदी सीखी, तमिल सीखी। मैं हर जगह के किसानों से उनकी भाषा में बात करना चालू करता था। जब मैं किसी वैरायटी का प्रमोशन करता था, जब मैं सीड कंपनी में हुआ करता था, तो मैं उसको तेलुगु में बोलता था, कन्नड़ा में बोलता था, किसानों की मीटिंग में जाता था। भारत में वो जो कल्चर आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो कल्चर आपको किसी और सब्जेक्ट मैटर में शायद में होता। शायद मैं डॉक्टर बना होता तो आज एक ही कुर्सी पे बैठा हुआ एक ही तरीके के पेशेंट देख रहा होता और दुनिया में कुछ और शायद ही देख पाता। पर जो मैंने दुनिया देखी, ऐसा कहते हैं कि भारत के हर 8 किलोमीटर पे पानी और भाषा चेंज होती है, डायलेक्ट चेंज होता है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है और वो मैं एग्रीकल्चर में ही एक्सपीरियंस कर सकता था। वो मैं डॉक्टर और इंजीनियर बन के ग्लास फैंसी ऑफिस में बैठ के शायद नहीं कर पाता। और सबकी अपनी अपनी अलग तमन्नाएं, सबकी अपनी अपनी अलग आकांक्षाएं होती है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, चाहे भारत के किसान के घर पे जाके शाम को 6 बजे
भरे हुए पानी के चावल के खेत में चलने का, उस मिट्टी पे चलने का जो एक्सपीरियंस है, शायद हिंदुस्तान की बहुत कम जनसंख्या कर पाएगी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया पेड़ से तोड़ के आम खाने का, और किसान आपके लिए लेके आ रहा है वो आम, सर ये वाला खाओ ये बहुत मीठा है, या वो संतरा लेके आ रहा है कि सर ये वाला खाओ ये वाला बहुत मीठा है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो मैं बयां नहीं कर सकता। और ऐसा मेरे साथ एग्रीकल्चर ने मुझे केवल देश में ही काम करने का मौका नहीं दिया, बाहर भी जब भी मैं कहीं गया। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ टर्की का। तो टर्की में मैं इज़मिर के आगे किसी एक गांव में गया, और वहाँ किसान के यहाँ पे मैं कपास की फसल का निरीक्षण कर रहा था कि उनके यहाँ कपास लगती है, वो पूरी मैकेनाइज कपास होती है, वो एक बार में पूरी प्लकिंग करते हैं, मैकेनाइज होती है। तो मैं वो देखने गया, सीखने गया। जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने बताया कि ये वेजिटेरियन हैं, ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल पुलाव बनाया। वहाँ पे पुलाव बोलते हैं, वो उनका वीट अलग प्रकार का होता है, उस वीट को बॉईल करके फ्राई करके उन्होंने मेरे लिए पुलाव बनाया। बीन्स की सब्जी बनाई। किसान की मैस का वर्णन दे रहा हूँ आपको, वहाँ किसान के साथ हम बैठे हैं, मैस बनी है किसान की। जैसे हमारे यहाँ मैस में हॉस्टल में थालियाँ होती है स्टील की, 4-5 कंपार्टमेंट होते हैं, वैसी वो थाली थी। बीन की सब्जी रखी हुई थी, पुलाव रखे हुए थे, और कटे हुए सफ़ेद प्याज रखे हुए थे। हमारे यहाँ हम फोड़ के, कभी कभी आप गाँव में प्याज खाए होंगे आपने, वो कटे हुए सफ़ेद प्याज रखे हुए थे, और साथ में बड़े प्यार से उसने मुझे फ्राई किए हुए जैतून, ऑलिव जो होते हैं, वो उसने रखे, और उसने बड़े तमन्ना और तसल्ली से मेरे को खाना खिलाया। वो शायद मैं किसी उतना अच्छा खाना मैं शायद ही किसी ग्लोबल फोरम पे खा पाऊंगा, और वो खाना और वो बातें मेरे जहन में हमेशा याद रहेंगी। और वो जो किसान के साथ कंधा मिला के चलना, वो हमारे वितरक बंधुओं के साथ कंधा मिला के चलना, वो उनके साथ रिलेशन बनाना अलग ही लेवल है। मतलब वो एक्सपीरियंस अलग ही लेवल है। आज हिंदुस्तान के मैं किसी भी कोने में बेझिझक जा सकता हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में बेझिझक जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे अपने रिलेशन डेवलप किए। और वो शायद एग्रीकल्चर के बिजनेस में ही हो सकता था, वो किसी और बिजनेस में नहीं हो सकता। तो क्या मैं प्राउड फील करता हूँ, क्या मैं अपने आप को खुश पाता हूँ, क्या मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ? बिल्कुल हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर ने मुझे कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका दिया, ग्रास रूट से जुड़ने का मौका दिया, मिट्टी को हाथ लगाने का मौका दिया। वो शायद मुझे कोई और करियर ऑप्शन नहीं दे पाता। तो मैं बहुत खुश हूँ, और सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो करियर ऑप्शन है और ये जो एग्रीकल्चर है, आज भी मैं 200 दिन 150 दिन साल में गांव में घूमता हूँ, किसानों के यहाँ घूमता हूँ। मुझे कई बार मौके मिले किसानों के घर पे रहने के, कई बार मौके मिले वितरक बंधुओं के घर पे रहने के। रात को 11 बज गई है, होटल नहीं होते थे ढंग के, आप कहीं जा नहीं पाएंगे, हम वहीं किसान के घर पे सोते थे। वो एक अलग एक्सपीरियंस है। किसान रात को आपके लिए गर्मा गर्म एक इतना बड़ा स्टील का ग्लास भर के दूध बना के ला रहा है कि साहब ये पियो, गाँव का देसी दूध, आपको शहरों में कहाँ मिलता होगा जी। जो काम सिर्फ आपकी माँ आपके लिए बचपन में किया करती थी, वो काम वो किसान निस्वार्थ होकर आपके घर पे लाके पिला रहा है, और बड़े शौक से पिला रहा है। उसका एक ही औचित्य, वो दिखाना चाह रहा है कि संतुष्टि मेरे जीवन में भी है, और जो मैं आपको दे सकता हूं वो कोई और आपको नहीं दे पाएगा, और वो अटेंशन वो डिजर्व करता है। और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से, जैसे जैसे हमने कुछ भी मार्केटिंग अगर एग्रीकल्चर में आप देखेंगे, चाहे मोरिंगा हो, चाहे एवोकाडो हो, चाहे कीवी हो, भांति भांति की चीजें हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस की। इंडिया का एग्रो इकोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि हम हर कुछ उगा सकते हैं। मे नॉट बी लिटरली, बट काफी, मतलब 90% ऑफ द चीजें दुनिया में उग सकती है, शायद हमारे यहाँ हम उगा सकते हैं। तो सर, अब घर वालों का आप क्या रिस्पॉन्स रहता है जब आप एग्रीकल्चर में इतना कुछ कर रहे हैं, कि एग्रीकल्चर की वजह से आप पूरे देश में घूम लिए, एग्रीकल्चर की वजह से आज फॉरेन में घूम लिए, और इतनी सारी आपको लैंग्वेज आती हैं, और जब भी हम किसानों से बातचीत करते हैं तो एक्सटेंशन में एक हम लोगों को चीज़ पढ़ाई जाती थी कि किसानों के दिल की बात जानना है तो किसानों के जैसा बन जाओ, कि अगर किसान ज़मीन पे बैठा है तो आप भी ज़मीन में बैठ जाइए, तो आप उसकी वो कनेक्ट कर पाता है अपने आप को। तो निश्चित रूप से इसीलिए आप अलग अलग स्टेट की, अलग अलग जगहों की लैंग्वेज भी सीखे होंगे कि हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। तो आज घर वालों का क्या रिस्पॉन्स होता है? घर वालों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और घर वालों से ज़्यादा मेरे पास पड़ोसी, मेरे जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि बच्चा 12वीं में आ गया, अब क्या करना चाहिए, 10वीं में आ गया, अब क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे ये आगे बढ़ सकता है, किधर ये आगे जा सकता है, क्या करियर ऑप्शन हो सकता है। तो लोग अब वो जानकारी चाह रहे हैं मेरे से, क्या ये सीरियसली एक करियर ऑप्शन हो सकता है, और लोगों को इसमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा है।
टू बी ऑनेस्ट। जब वो देख रहे हैं, कई सारे हमारे एग्जांपल, अब काफ़ी सारे यंग सीईओज हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आ चुके हैं, काफ़ी सारे सक्सेसफुल करियर हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बन चुके हैं। जो लोग खेती की पढ़ाई किए, खेती में ही उन्होंने करियर काफ़ी अच्छा बनाया है, वो सक्सेस स्टोरीज़ आज लोगों के लिए लाइट हाउसेस बन रही है। वो लोग देखना चाह रहे हैं कि सफल हो रहे हैं लोग यहाँ पे, वो सफलता दिख रही है, और उस सफलता के पीछे लोगों को अब ये दिख रहा है कि मैं भी सफल हो सकता हूँ। सर जैसे जब हम बात करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं एग्रीकल्चर को आईआईटी से, मेडिकल से, या सीए वाले सेक्टर से, एमबीए से, या किसी भी सेक्टर से, तो आपको क्या लगता है कि जो ग्लैमर वहाँ पे दिखाया जाता है, चाहे उस टाइप की वो वेब सीरीज बना रहे हों या मूवी बना रहे हों, या फिर वो अपनी कंपनी ही क्यों ना दिखा रहे हों, अपने एम्प्लॉइयों का वर्क कल्चर ही क्यों ना दिखा रहे हों, तो आप क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में हम लोग कहाँ पे लूप फॉल कर दिए कि वो चीज़ हम नहीं प्रेजेंट कर पाए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट एनिशियंट इंडस्ट्री है। एंशियंट अगर मैं बोलूँ, बहुत प्राचीन है। भारत का बेस एग्रीकल्चर रहा है, दुनिया का बेस एग्रीकल्चर रहा है। भारत ने मसाले निर्यात का काम चालू किया था बहुत पहले। तो एग्रीकल्चर सालों से चला आ रहा है। कोई नयापन एग्रीकल्चर के अंदर लोगों को लगता है कि नया नहीं, पहला तो मतलब हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि 15 करोड़ किसान इन्वॉल्व है हिंदुस्तान में, मोटे मोटे 14 से 15 करोड़। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टर लाखों में एक बनता है जी, राइट। हिंदुस्तान का अभी हर 6ठा या 7वां आदमी किसान है। 47% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है किसानी के अंदर। तो डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रहा लोगों को। तो ये दो चीज़ें जो ऐसी थी कि नयापन और डिफ्रेंसिएशन, कि क्या मैं अलग दिख रहा हूँ दुनिया से। अगर कोई मुझे कवर करेगा तो वो क्यों कवर करेगा कि मैं अलग दिखना चाहिए दुनिया से। उन दो की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड थोड़ा सा जेनरिक हो गया। लोगों ने इसमें बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में क्या बात करना। दुनिया कर रही है, खेती तो चल रही है, सब जगह हो रही है, सालों से होती है, ये सालों तक होती रहेगी, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा जनरलाइजेशन हो गया, थोड़ा सा आम बना दिया गया। जैसे आप कभी नहीं देखेंगे कि हम प्रमोट कर रहे हैं किराने के दुकानदार। आज आपके और मेरे घर पे खाना किराने के दुकानदार पहुंचा रहे हैं, काफ़ी कुछ वेट उनके शोल्डर पे है, और उसको कभी प्रमोट नहीं किया गया, उसको कभी दुकान नहीं माना गया। और वही आप गांव में फैंसी शोरूम लगाइए कपड़ों का, तो माना जाएगा इसका बिजनेस है, कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने का मौका है, आपके पास ब्रांड दिखाने का मौका है। वहाँ वो ब्रांड बना नहीं पाए किसान में अभी तक, और अब वो ब्रांड बन रहे हैं खेती के अंदर। अब आई एम सीइंग लॉट ऑफ ब्रांड्स बीइंग क्रिएटेड इन खेती। लोग फार्म, मतलब जिस तरीके के पॉली हाउसेस का हम कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके की खेती के नए स्टार्टअप आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग खेती में नए चैलेंजेस थ्रो कर रहे हैं। आज हम इजराइल का एग्जांपल लेते हैं जी, छोटा सा कंट्री, जिस तरीके से उसने उत्पादकता को बढ़ाया है। आज थोड़े दिन में आप इंडिया के एग्जांपल सुनेंगे कि कैसे हमने टर्न अराउंड स्टोरीज की हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर में सून। और ऐसा कहते हैं ना, फैशन रिपीट्स इटसेल्फ, और वही होने वाला है। एग्रीकल्चर विल सून बी बैक इन फैशन, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन, और ये हमारा फाउंडेशन रहेगा। एग्रीकल्चर में आज भी अगर किसी किसान की बात होती है तो लोग अपनी दिमाग में वही अवधारणा बनाए हैं कि फार्मर होगा, पुराने कपड़े पहने होगा, कीचड़ लगा होगा। अगर कोई फार्मर, या फिर आज सोशल मीडिया के दौर में कोई फार्मर या कोई भी युवा खेती करते हुए कोई ऐसी फ़ोटो अगर पोस्ट करता है जिसमें वो वॉच पहने हैं, स्मार्टफोन लिए है और जीन्स पहन के खेती कर रहा है, तो लोग समझते हैं कि ये फार्मर नहीं हो सकता। और जब भी देश भर में मुद्दा चलता है और किसानों की कोई भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि किसान के यहाँ एसी क्यों लगा है, किसान एसी में नहीं रह सकता, या फिर किसान बड़ी गाड़ियों से नहीं चल सकता। तो वो अवधारणा आज भी बनी हुई है। करेक्ट। क्योंकि पंजाब हरियाणा में अच्छी खेती किसानी होती है और अच्छी कमाई कर रहे हैं फार्मर्स वहाँ से। तो मैं आपको 2 स्टेट्स बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में साल की 42 लाख कार बिकती है, और हिंदुस्तान की एडल्ट पॉपुलेशन 100 करोड़ है, और हिंदुस्तान में 15 करोड़ किसान हैं, और साल के 9 से 10 लाख ट्रैक्टर बिकते हैं। आवर रूरल इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर। तो अब ये देखना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और इसी मुद्दे से जुड़े हुए एक और चीज़ बताता हूँ।
अगर विदेशी मीडिया भारत को कवर करने कोई आएगा तो वो गरीब आदमी को ढूंढेगा, उसका कैमरा वो गरीब आदमी की तरफ जाएगा, वो भारत की तंगहाली दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी धारणा बनी हुई है मुझे तंगहाली देखनी है। और जब तक उसने कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सूट में पहना हुआ अगर कोई इंडियन देख लिया तो कहेगा हाँ इज इट इंडिया, ये भारत है, क्योंकि उसकी धारणा वैसी बनी हुई है। और वो धारणा चेंज हो रही है, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे जैसे भारतीयों ने मुकाम हासिल किए हैं अब वो धारणा चेंज हो गई। अब आप वो मीडिया में भी जब तस्वीरें देखते हैं तो बॉम्बे के हाई क्लास ऑफिसेस की तस्वीरें, दिल्ली के हाई क्लास ऑफिसेस की तस्वीरें, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें, भारत की वंदे भारत ट्रेन की तस्वीरें, अब वो तस्वीरें चेंज हो रही हैं और वो तस्वीरें एग्रीकल्चर में भी चेंज हो रही हैं। आज मैं कई सारे यंग रिटेलर बंधुओं को जानता हूं जिन्होंने कोविड के बाद एग्रीकल्चर को अपना ऑप्शन बनाया है और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जब मैं किसान के घर पे जा रहा हूं, किसान बड़े हो गए हैं, अपनी बोलेरो और कार लेके मुझे लेने आते हैं या मेरे से मिलने आते हैं और बोलते हैं कि सर यहाँ आओ, मेरे घर पे चलो, दिखाता हूँ आपको अच्छा घर है, आप शांति से बैठ पाओगे, कहाँ होटल में रहोगे, होटल में तो कमरा भी नहीं मिलेगा। आज आपके और मेरे जो जिनके शहरों में घर हैं वो एक बक्से में सिमट रहे हैं। 400 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट हमारी डेफिनेशन हो गई है और गांव में वो अभी भी स्क्वायर फीट में नहीं चलता है, गज में अभी भी मकान, गज में और बीघे में चलता है। सर जैसे बात की है कि कोरोना काल के बाद, तो कोरोना काल के बाद हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो चाहे बिजनेसमैन हो या फिर आज जो युवा पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर की ओर झुकाव ज़्यादा उनका हुआ है कोरोना काल के बाद, जब उन्हें ये समझ में आया कि कुछ भी हो सकता है लेकिन खाने के लिए उगाना पड़ेगा। तो आपने बहुत सही बात कही है और इसको मैं नंबर में दिखाता हूँ आपको। 2020-21 जब कोरोना था, भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, डी ग्रो हुई थी 7% या समथिंग उसके आसपास के आंकड़े से, पर भारत को संबल दिया था एग्रीकल्चर ने। एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रो हुई थी 3.6-3.7%। तो हमारी फाउंडेशन ने ही हमारा सपोर्ट दिया। तब लोगों को बहुत, और ये आंकड़ों में लोगों को समझ में आया कि ये इंडस्ट्री एवर ग्रोइंग एवर शाइनिंग इंडस्ट्री, इट मे नॉट बी ए ग्लैम और डिसरप्टिव काइंड ऑफ थिंग, कि ये डिसरप्शन है, कि ये एक एआई का मॉडल आ गया है। जैसे आप देख रहे हैं आज एवैल्यूएशन का, आपने सुना होगा कुछ कंपनीज के बारे में, एक एआई के मॉडल के बाद किसी ने दूसरा एआई का मॉडल बनाया और उसका वैल्यूएशन रातों रात भाग गया, राइट। या वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देगा या एकदम से सीसो चेंज ले आएगा लाइफ में। ये बहुत छोटे छोटे और सटल चेंज ला रहा है लाइफ में, और जो चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और लोगों को अब ये समझ में आ रहा है क्या तो मेरा फाउंडेशन है और क्या मेरा एस्पिरेशन है। अगर मुझे छलांग लगानी है तो मुझे फाउंडेशन जितनी ऊंची होगी उतनी ऊंची मेरी छलांग होगी, फाउंडेशन मेरी जितनी छोटी होगी उतनी कम मेरी छलांग। तो अब लोगों को वो समझ में आ रहा है और लोग एग्रीकल्चर को खास तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेंस अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट है और ये इंडस्ट्री एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री। लेकिन सर एग्रीकल्चर इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरा सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है और इतना बड़ा क्षेत्र है, तो अगर हम बात करें कि किस क्षेत्र में ज़्यादा स्कोप है और फार्मर्स या स्टूडेंट किस क्षेत्र में जा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्कोप नज़र आता हो उन्हें? भांति भांति के क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर में। आप बात करूँ तो एग्रीकल्चर एज आई सेड ये पूरा एक कल्चर है, कॉम्बिनेशन है। यहाँ साइंस भी है, यहाँ मैथमेटिक्स भी है, यहाँ आर्ट्स भी है, यहाँ स्टेट्स भी है, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे एक डॉक्टर बनने का जज्बा भी है जब आप फसल को देख के बीमारी देख रहे होते हैं या फंगस के बारे में पहचान रहे होते हैं या बैक्टीरिया के बारे में पहचान रहे होते हैं या कीड़े के बारे में पहचान रहे होते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट बनने का जज्बा भी है कि जब आप बढ़ते हुए प्लांट को रोज़ नोटिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो आर्ट भी है जब आप उसको देख रहे होते हैं कि कैसे उसकी कटाई हो रही है, कैसे वीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे हर तरीके का समागम है। ये एक जीवन जीने का एक तरीका है एग्रीकल्चर, जिसमें आपको सारे करियर का मेल जोल मिल सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर एग्रीकल्चर की ग्रैंडियोरनेस की आपको बात करूं, भव्यता की आपको बात करूं हिंदुस्तान की, हमारा ग्रॉस वैल्यू आउटपुट 2010-11 में लगभग एग्रीकल्चर एंड लाइट साइंस से 15 लाख करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़ के पिछले कुछ 1-2 साल में लगभग 48 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इतना हमने इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ली। और मैं बात कर रहा हूं इस इंडस्ट्री की, जो इंडस्ट्री पिछले लाखों करोड़ों साल से चलती आई।
जब से मानवता ने बिजनेस चालू किया तो शायद पहला बिजनेस एग्रीकल्चर रहा हो। हाँ, उस समय बार्टर सिस्टम चलता था एग्रीकल्चर में। तो जब से मानवता ने वो करना चालू किया तब से शायद ये बिजनेस, उस बिजनेस में इतनी रैपिड ग्रोथ आ रही है, आप ये देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड तो कहीं कम नहीं होने वाली। नाउ जब हम बात करते हैं करियर की, तो हमको 2-3 एस्पेक्ट समझने होंगे जो एग्रीकल्चर में चेंज आ रहे हैं अभी। चेंज नंबर 1 ये आ रहा है, और वो हिंदुस्तान की हर चीज़ में हमने देखा है, समय का अभाव। गए वो दशक जब 1960-1970 की बॉलीवुड पिक्चरों में दिखाया किया करता था कि एक नोट गिर गया होता था 10 रुपए का, 15 रुपए का, और एक अमीर आदमी चल पड़ा होता था। तो कोई उनसे पूछा करता था कि ये नोट क्यों नहीं उठा रहे? बोले मेरे पास समय ही नहीं है, जितना मैं इसको वेस्ट करूंगा 10 रुपए के नोट को उठाने, उससे ज़्यादा मैं कमा लूंगा इस समय का सदुपयोग। आज वो कहानी कमोबेश हर आदमी की हो चुकी है। समय का अभाव इज एविडेंट। अगर मैं आपको फार्मर की, किसानों की भी बात करूं, हर किसान आज 50 से 55 किसान में कहीं पढ़ रहा था, आज 2 से 3 आय स्रोतों पर निर्भर है, ना कि अकेले एग्रीकल्चर पर। उनके पास समय बहुत कम होता है। कैसे हम उनके समय का सही सदुपयोग कर पाए एग्रीकल्चर में, एक तो वो बहुत क्लियर एविडेंट स्कोप है। दूसरा एविडेंट स्कोप जो मुझे एग्रीकल्चर में दिख रहा है, वो दिख रहा है लेबर का। आज की डेट में लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। पूरी खेती की अगर मैं बात करूं, आपने इनपुट यूज़ किए होंगे, आप समझिए, आप कभी कभी आपने फैक्ट्री का वर्णन किया होगा, लेबर कॉस्ट कितना % होती है पूरी फैक्ट्री का। पर एग्रीकल्चर या खेत नाम की फैक्ट्री का लेबर कॉस्ट 25 से 45%। जी। और उसके बाद भी मेरे मुंह पे, मेरे ईगो पे 50 रिजेक्शन, और मुझे 50 बार परसुएशन। तो एक किसान क्या करता है, आप समझिए बात को। फ़ोन पहले तो या तो किसी लेबर चौक पे जाएगा जहाँ लेबर इकट्ठी होती है कि भाई काट देगा, स्प्रे कर देगा मेरी फसल, आज नहीं, आज टाइम नहीं, कल करूँगा। भाई 200 लेगा, 300 लेगा, 400 लेगा, मैं नेगोशिएट भी कर रहा हूँ, और मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि वो जब आएगा तो मेरी फसल कटेगी, जब वो आएगा तो मेरी स्प्रे होंगी। तब तक अगर कुछ नुकसान हो गया तो हो गया, और उसके बाद भी मुझे उसके सामने, जबकि मैं उसे काम दे रहा हूं, पर मुझे उसके सामने बोलेगा भाई साहब चाय पियोगे, चाय मंगवाऊं आपके लिए, स्प्रे कर रहे हो चाय मंगवाऊं, खाना मंगवाऊं आपके लिए, या भाई साहब आप कब फ्री, कब आप आएंगे मेरी दुकान। तो लेबर का एक अक्यूट शॉर्टेज दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी वजह से खेती में नुकसान काफ़ी आ रहे हैं। तो लेबर एक दूसरी चीज़ बनेगी। तीसरी चीज़ जो मुझे लग रही है जहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा होता जा रहा है, वो अब आप उसको डिजिटल को किस एंगल में लेना चाहते हैं, कन्वीनियंस के एंगल में लेना चाहते हैं, या आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी सॉल्व करने के एंगल में लेना चाहते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। किसी भी फैक्ट्री के मापदंड तय होते हैं जी, कि मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी 10 लाख लीटर माल बनाने की है, 10,000 लीटर माल बनाने की, रोज की मेरी इतनी कैपेसिटी। क्या आपके खेत के मापदंड तय है? नहीं है। खेत भी फैक्ट्री है, पर उसके मापदंड तय नहीं है कि उसकी मेरे को कितना मिलने वाला। और मेरा जीवन बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि एक, मेरा खेत के मापदंड तय नहीं है, दूसरा उसकी रॉ मटेरियल मेरे कंट्रोल में नहीं है। ना मेरे कंट्रोल में बारिश है, जो पानी मेरे सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनपुट है, ना मेरे कंट्रोल में धूप है, जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनपुट है। तो कैसे इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सॉल्व किया जा सकता है? कैसे डेटा, कैसे डिजिटाइजेशन, कैसे AI, IoT, जो हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे वो एक किसान के काम आ सकते हैं? ये 3 बड़े मुझे स्कोप दिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्कोप, कि क्या हम नया उत्पाद ला सकते हैं। भांति भांति नए नए तरीके की बीमारियां और घास डेवलप हो रही हैं, भांति भांति के अब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हैव रीच टू 156%, जो 1960 के दशक में 111% हुआ करती थी। तो भांति भांति की आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। तो क्या आप उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बना पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली एग्रीकल्चर में। सर, जैसे हम जब लेबर की बात करते हैं तो लोग, जब एक पक्ष ये कहता है कि लोगों का रोजगार लोगों के पास नहीं है, दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि रोजगार है लेकिन लोग करने वाले नहीं हैं।
तीसरा पक्ष एक ये कहता है कि आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से रोजगार नहीं है। तो क्या, क्योंकि जैसे लेबर की बात की है कि एक ये स्कोप वाला सेक्टर है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जहाँ पे लेस लेबर यूज करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो ओवरऑल इंडिया, पैन इंडिया आप घूमे हुए हैं, इसके बाद फॉरेन में भी गए हैं, और जब भी हम, जैसे हाल फिलहाल में हमारे पास अभी रूस से एक साइंटिस्ट आए थे, डॉक्टर बिस्रू, जब हम उनसे बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत कम है, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेक्निक, इतना टेक्नोलॉजी आप अगर अडाप्ट करते हैं तो लार्ज एरिया के लिए है। तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे के और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहली तो ये धारणा गलत है कि तकनीक से मानव जो इंसान पे डिपेंडेंस है वो कम होने वाली है। आप याद कीजिए वो ज़माना जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे, कि कंप्यूटर आ गए हैं, अब आदमियों का क्या काम रह गया। और उलट क्या हुआ, कंप्यूटर आने से और आदमी कंप्यूटर पे गए। तो वही आपकी लेबर वाली बात कर रहा था। लेबर का जो मेजर समस्या है वो है स्किलिंग, मेजर समस्या है इस प्रोडक्टिविटी। नर्चर फार्म हमारी जो एप्लीकेशन है, हमने उस पर किसान को सुविधा दी कि जैसे आप और मैं आज प्रेडिक्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं जी। तो हम जब मेरे को ज़रूरत हो तब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो, करेक्ट, बिना इन्वेस्टमेंट के। अगर आपको कार से कम्यूट करना है, शहर में दिल्ली में कार से कहीं जाना है, तो अब आप टैक्सी वाले को कॉल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐप बुकिंग सर्विस पे जाते हैं, या अब टैक्सी कॉलिंग वालों के भी अब स्टैंडर्ड काफ़ी इंप्रूव हो गए, जब आप बोलें तब आपके पास कार आएगी। आप जाते हैं और ऐप बुक करते हैं और हाथों हाथ आपके दुकान पर ऐप आती है। क्या लेबर कम हुई? नहीं, ड्राइवर तो बढ़े, कार तो भी बिक रही, पर आपके पास स्किल्ड लेबर मिल गए, आपको प्रिडिक्टेबिलिटी सॉल्व हो गई सिस्टम की। लेबर को भी पता है मुझे कब काम आने वाला है, और आपको भी पता है मुझे कब गाड़ी मिलने वाली है। आपने वो इनएफिशिएंसी सॉल्व की। तो जो नर्चर फार्म पे हमने एप्लीकेशन बनाई, आज की डेट में भी हमने लगभग 8 से 10,000 स्किल्ड लेवल डेवलप की, जो हमारे बूम स्प्रेयर मशीन को चला सकती है। अब वो बूम स्प्रेयर मशीन, आप सोचिए, एक आदमी को 1 एकड़ स्प्रे करने में कितना समय लगता था जब वो नैपसेक और नॉर्मल स्प्रेयर लेके चलता था। आज वो बूम स्प्रेयर मशीन 7 मिनट में 1 एकड़ करके आ जाती। आपकी एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव हुई, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंप्रूव हुई। आपने लेबर को काम से नहीं हटाया, आपने लेबर को प्रोडक्टिव बनाया, आपने लेबर को स्किल बनाया। कंप्यूटर ने हमको स्किल्ड बनाया, कंप्यूटर ने हमको प्रोडक्टिव बनाया, कंप्यूटर ने हमारी जॉब नहीं ली। तो लेबर या हमारे आदमी का कम हो जाना एग्रीकल्चर से, क्या ये फिजिबल है? मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट है, क्या मैं अपने आदमी को प्रोडक्टिव बना पा रहा, क्या मैं उसका सदुपयोग कर पा रहा। कोई ज़रूरी है कि मैं धूप में चलता हुआ आदमी इनएफिशिएंट स्प्रेइंग मशीन पे, इनएफिशिएंट वे ऑफ स्प्रेइंग पे जाऊँ, कि आधे प्लांट छूट गए हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, आधी जगह पे दवा नहीं पहुँची है, घास पे तो दवा गिरी ही नहीं है, और मैं 4 घंटे तक धूप में मॉनिटर कर रहा हूँ उसको। या मैं अपने लेबर को प्रोडक्टिव बनाऊँ कि 7 मिनट में जाके स्प्रे करके आ जाओ, और उस ऐप से किसान को इतना कन्वीनियंट कराएं कि आप एक, रादर देन गोइंग लेबर चौक पे जाने की बजाय, या फिर फ़ोन लगा के 25 लोगों से पूछने के बजाय, अरे गौरी शंकर जी कल अवेलेबल हो क्या, स्प्रे कर दोगे क्या खेत में, यार बहुत मक्खी का प्रकोप बहुत बढ़ गया, आ जाओ। और गौरी शंकर जी बोलेंगे आज अवेलेबल नहीं हो, आज तो फलाने की जगह जाना है, कल अवेलेबल नहीं। आप 5 कॉल करेंगे, छठे में आप थक हार जाएंगे। तो क्या मैं आपको प्रेडिक्टेबिलिटी दे सकता हूँ कि जब आपको चाहिए तब आपके खेत पे मशीन अवेलेबल हो, एक क्लिक ऑफ बटन आप क्लिक कीजिए, मशीन आपके खेत पे आई है, जितना एकड़ स्प्रे हुआ उतना पैसा ले जाएंगे। सर, ये मैं आपका नर्चर जो ऐप है एक, उसको देख रहा हूँ, तो ये किस तरह से वर्किंग करता है फार्मर्स के लिए? तो ये नर्चर फार्म की ऐप की जब बात करता हूँ मैं, ये हमने फार्मर की डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने के लिए किया। जैसा मैंने बताया, ये 15 करोड़ फैक्ट्री मालिक जो हमारे खेती वाले हैं, ये पर्सनलाइज सर्विस चाहते हैं, क्योंकि उनकी हर आदमी की फैक्ट्री का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है।
तो हमने उस चर्चा से चालू किया और हमने ये चालू किया जैसे आपको और मेरे को जो कंटेंट देखना हो। अब वो ज़माने गए कि मूवी शो 12 से 3 का हुआ करता था। अब मूवी शो आपके और मेरे टच स्क्रीन के हाथ में है। मैं जितना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जब देखना चाहता हूँ तब देखता हूँ। अब वो ज़माने गए कि मुझे 3 बजे की बस पकड़ने के लिए 2 घंटे बस स्टैंड पर वेट करना पड़ता था। अब मेरे पास इनफ साधन अवेलेबल है और भारत ने बहुत विकास भी किया उस जगह पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। नर्चर फार्म एप्लीकेशन किसान को ये सिखाता है कि आप सही निर्णय ले पाएं, आपके पास सही जानकारी आपकी उंगलियों पे उपलब्ध हो और उस जानकारी पे एक्शन लेने के लिए मैकेनाइजेशन की सर्विसेज के लिए पे पर यूज बेसिस। तो आपको 15, 20, 25 लाख की मशीन नहीं खरीदनी, आपको 1 एकड़ का पैसा देना है। तो वो पावर हम किसान के हाथ में दे रहे हैं। वो पावर हम किसान के हाथ में दे रहे हैं कि किसान भाई स्कैन करो, जानो कि इस प्रोडक्ट का क्या उपयोग किया जा सकता है। स्कैन करो, जानो कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का बना है, ओरिजिनल है कि नहीं। हम वो पावर किसान के हाथ में दे रहे हैं कि आप अपना पत्ते का फोटो खींचो, पौधे का फोटो खींचो, जानो किस तरीके की बीमारी और आप किस तरीके की दवाई ले सकते हैं। तो हम वो पावर, वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किसान के साथ कर रहे हैं। ये हम nurture.farm एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। तो सर जो भी हमारे दर्शक हैं, मोस्टली दर्शक ओवरऑल इंडिया से हैं, कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो इंडिया के बाहर से भी देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग एनालिटिक्स देखते हैं तो उसमें हम लोग पता चलता है कि कहाँ कहाँ से हमारे दर्शक हैं। तो आप लोगों का ये जो वर्क है नर्चर का, तो ये कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ का फार्मर्स ले सकता है? क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फार्मर्स को अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो 15 लाख की उस टेक्नोलॉजी को खरीद के लाए और अपने फार्म पे करे। वो एक मिनिमम कॉस्ट दे के और कर भी सकता है, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी का पूरे साल काम भी नहीं होता। अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि खरीफ में ही उसे ज़रूरत है तो खरीफ में 1 बार 2 बार यूज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके लिए अगर वो 15 लाख 10 लाख की कोई चीज़ खरीदता है तो उसका फिर वो वैल्यू कैसे निकालेगा अपने खेती से। तो हमें ये भी थोड़ा सा बताएं कि कहाँ कहाँ पे ये वर्क करता है और कैसे फार्मर्स उसके तक पहुँच सकता है। तो बहुत आसान है। तो पहले मैं किसान की बात करता हूँ। बहुत आसान है किसान भाइयों के लिए अपने ऐप स्टोर और अपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। हम के भारत के मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पे अवेलेबल है, हम हर जगह पे अवेलेबल हैं। भारत के भांति भांति की सर्विसेज हम वहाँ पे दे रहे हैं। तो किसान भाई उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उस ऐप को चलाना। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है। एक और चीज़ की मैं जो चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, जब हम नर्चर फार्म की बात करते हैं, क्या हम किसान के साथ कंधा मिला रहे हैं और क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाले हैं? नर्चर फार्म किसान के साथ रिस्क शेयरिंग पे जाता है। वो सिखा रहा है, कवच दे रहा है कि मैं सिर्फ आपके लिए एक सोर्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं हूँ, एक सोर्स ऑफ मैकेनाइजेशन नहीं हूँ, मैं आपकी पूरी किसानी में आपके साथ जुड़ा हूँ। हमने एक बहुत ही छोटा पॉकेटाइज सोल्यूशन लिया है इंश्योरेंस का। आपको याद है 1990s में क्रॉप ऑफ करियर ऑप्शन आया था, एक बहुत बड़ी फसल तैयार हुई थी इंश्योरेंस एडवाइजर्स की, जो आपके पास आते होंगे। आपसे पहले वाली जनरेशन में हमारे पास जब आते थे, भाई तुमको इंश्योरेंस लेना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो 40,000 रुपये की EPM रहेगा, 10 साल बाद तुमको इतना मिलेगा, 5 साल बाद उतना होगा, उस पर लाइफ का। तो वो मेरे को सेविंग प्लान बेच रहे थे, तब भी मेरा रिस्क कवर नहीं बेच रहे थे। तब भी वो एक क्रॉप थी जो मुझे 4-4 घंटे बैठ के इंश्योरेंस समझा रही थी। उसकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी, ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता, प्रीमियम भराने ऐसे जाओ वो जाओ। आज हमने उसको पॉकेटाइज कर दिया। लास्ट ईयर कई सारे अनफोर्सिन इंसिडेंट हुए हमारे फार्मर के साथ, जो बड़े दर्दनाक थे, बट उनको हमने इंश्योरेंस में कवर करवाया। और वो बहुत आसान तरीका था। हमने कहा कैसे आइडेंटिफाई करें क्यों किसान, क्योंकि आप हिंदुस्तान के हर किसान को दे नहीं सकते। हमने पॉकेटाइज सोल्यूशन की, स्कैन करो प्रोडक्ट को, इंश्योरेंस आपके पास। और बड़े आसान तरीके से उसकी डिटेल हमने ली और बड़े आसान तरीके से हमने उसको इंश्योरेंस को फॉर्मुलेट कर दिया। आज आपको हेफ्टी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं। हमने कवच के फॉर्म में आपको पॉकेटाइज सोल्यूशन है, आपको किस तरीके का इंश्योरेंस चाहिए, आपकी रिस्क को हम कैसे कवर कर सकते हैं, वो सोल्यूशन हमने उसको देने की कोशिश की। तो ये बड़ा आसान है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए एंड आसानी से वो एक्सप्लोर हो जाएगा। वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये
भांति भांति प्रांत की भांति भांति भाषाओं में ये ऐप अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल होगा किसान भाइयों को इसको अडेप्ट करने में। सर, जब हम बात करते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस की बात की है, तो इस समय इतना ज़्यादा क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्रमोट किया जा रहा है, और अगर इधर हम लोग 4-6 सालों से देखें तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि जब फार्मर्स को ज़रूरत नहीं तब बरसात हो जा रही है, उसकी पूरी क्रॉप ख़त्म हो जा रही है, ख़राब हो जा रही है, या फिर जब उसे ज़रूरत नहीं है तो बारिश हो जा रही है, जब ज़रूरत है तो बारिश ही नहीं हो रही है, तो सूखे से पूरी क्रॉप ख़राब हो जा रही है। तो इन सब कंडीशन में फार्मर्स को क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। 1970 के दशक, और कुछ डेटा पॉइंट आपको देता हूँ, 1970 के दशक से 2020 के दशक के आसपास भारत का वार्षिक तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया है। तो हम और गर्म हो गए, और वह IMF बोलता है, इफ आई रिकॉल करेक्टली, मुझे अगर सही तरीके से याद है, कि अगर 1 डिग्री आपका तापमान बढ़ता है तो आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 1.3% से कम हो जाती है, विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। भारत के बारिश के दिनों में कमी आई है, हमारा एवरेज रेनफॉल उतना ही है, प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट उतना ही है, भारत के एवरेज रेनी डेज में कमी आई है, और भारत के सूखे दिन 10 से 15% बढ़ गए। अब उसका मतलब और मायने आपको समझाता हूँ। आपका न्यूमरेटर ऊपर का आंकड़ा सेम है, प्रेसिपिटेशन उतना ही होना है, पर नीचे का आंकड़ा श्रिंक हो गया कि बारिश के दिन कम हो गए। तो होगा क्या, आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेन विल इंक्रीज, राइट। बारिश बहुत तेज से होगी, उसका वर्णन आप अब अखबारों में पढ़ते हैं, बारिश गिरी, दूसरे दिन अखबारों में भरे हुए रोडों की फोटो, आपको रोड्स की फोटो मिलेगी, आपको भरे हुए खेतों की फोटो मिलेगी। दिस इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड, और ये किसी के काम का नहीं है, ना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाता है, ये फ्लैश के साथ बह के निकल जाता है, क्योंकि आपका इंटेंसिटी ऑफ रेन हैव इंक्रीज्ड। पहला पॉइंट। ड्राई डे बढ़ने से दूसरी केस क्या हुई है, ड्राई डे बढ़ने से दूसरा केस ये हुआ है कि आपके फसल को सूखा और सहने की क्षमता लेनी पड़ेगी। जो इंटरवल है क्रॉप ग्रोथ का, जब उसको हर 5-7 दिन में बारिश चाहिए, 10 दिन में बारिश चाहिए, वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का भी हो सकता है। तो क्या आपकी फसल वो सूखा सहने की क्षमता में है? अगर नहीं है तो वो आपको लॉस बनने वाला है। इन जगहों पे किसानों को नई तकनीकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट था जीबा, सिंस मैं उधर भी रहा हूँ, उस सेक्टर में भी रहा हूँ। अब जीबा ऐसा प्रोडक्ट था जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा था। जीबा एक ऐसा प्रोडक्ट था जो फर्टिलाइजर को लीच होने से बचा रहा था। जीबा एक ऐसा वाटर बैंक था प्लांट का कि जब किसान को ज़रूरत हो तब प्लांट दे रहा था। उसको किसानों ने बहुत अच्छे से अपनाया, सराहा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके के उत्पादों का भविष्य और अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं ये कहीं नहीं जाने वाला, ये बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी फार्मर्स, भले ही वो मिनिमम प्रीमियर पे होता है क्रॉप इंश्योरेंस, लेकिन फार्मर्स वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो मेरा ये मानना है कि तरीके बदल गए। हमारा इंश्योरेंस का डर ये था, वो बड़ा डर था एम्बिग्विटी का, कि हमारा डर ये था कि मैंने इंश्योरेंस करा लिया तो क्या गारंटी है कि मेरे बढ़ने के बाद मेरे पीछे वालों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। अब उसके बाद कैसे खोजेंगे, कैसे मानक मापदंड तय होंगे। जब मैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मानक मापदंड क्या है। कैसे नापेंगे कि मेरी फसल खराब हो गई है, कैसे नापेंगे कि मेरा प्रोडक्शन नहीं आया, मेरे खेत पे तो कोई नहीं आएगा। पर आज हिंदुस्तान ने अपने डेटा सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना दिया है और अपने प्रोसेसेस को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि ये बहुत इजीली अडेप्टेबल हो गया। तो अब हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करता है, सरकार के पास काफ़ी डेटा, कि किस पिन कोड पे किस एरिया में बारिश ज़्यादा हुआ है, किस एरिया में बारिश कम हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी नर्चर रिटेल ऐप का भी इसमें आपको एक वर्णन दूंगा। हमने अपने किसान भाइयों को, अपने वितरक भाइयों को संबल दिया है कि भाई आप आगे बढ़ो, आप घबराओ मत, वी अंडरस्टैंड आपका बिजनेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है, हम आपके लिए कवच प्रोग्राम आपके दरवाजे पे ला के देंगे और हम बोलेंगे
कि अगर आपके पिन कोड में, आपके एरिया में अगर बारिश एवरेज से कम होता है 1 डिग्री से या एवरेज से ज़्यादा होता है, हम आपके अकाउंट में सीधा पैसा डाल देंगे ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। और बहुत आसान सोल्यूशन था हमारे वितरक भाइयों के लिए, काफ़ियों ने अपनाया, काफ़ियों को फ़ायदा भी मिला। किसी भी वितरक भाई ने हमको फ़ोन करके नहीं बोला भाई साहब मेरे यहाँ तो बारिश ज़्यादा हो गई, कम हो गई, पर मुझे पैसा नहीं। ये किसानों का एक बड़ा आरोप भी होता है कि हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोसेस और डेटा अब इतना एग्जिस्ट कर गया आपके पास में कि आपको पता है कि भाई मेरे पास बैंक, अब आप जनधन अकाउंट योजना और घर में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, आपके पास अकाउंट्स हैं, आज आपकी सब्सिडी भी सीधे पास ऑन हो रही है अकाउंट के अंदर, आपके पास मैकेनिज्म अवेलेबल है, आपके पास डेटा अवेलेबल है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना। और अब धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस हमको दिख रही है, अब लोग धीरे धीरे हमको लोगों को वो जागरूकता आ रही है कि बहुत ज़रूरी है कि मैं इंश्योर करूँ, बहुत ज़रूरी है कि कोई मेरी रिस्क शेयर करे, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं रहे कि मैं 4 साल 5 साल में एक झटका खाने की कैपेसिटी में हूँ कि इस बार हो गया तो कुछ नहीं हुआ तब भी मैं अपनी फैमिली चलाऊँ, क्योंकि हम सबके लाइफस्टाइल और स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, हम सबका इन्फ्लेशन सबके लिए बराबर है, चाहे आप किसान हैं चाहे आप किसान नहीं हैं, राइट। अगर आप शहर में भी रह रहे हैं तब भी आपके लिए इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, और अगर आप गाँव में रह रहे हैं तब भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आज हम उस क्षमता में नहीं है कि हम इतने बड़े शौक से अपने आप को उबार पाए। तो इंश्योरेंस सिस्टम प्रोसेस के मामले में और डेटा के मामले में काफ़ी अव्वल दर्जे पे पहुंच गया है, और जिस तरीके से हमने डॉट्स कनेक्ट किए हैं, मे बी ये बहुत आसान तरीका होगा लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का। सर जैसे अभी आप एक प्रोडक्ट की बात किए, तो अभी भी हमारा फार्मिंग के क्षेत्र में काफ़ी सारे वो एरिया हैं जहाँ पे फार्मर्स डिपेंड है धान गेहूँ पे, या जो उनकी ट्रेडिशनल क्रॉप है, और वही खाद यूरिया DAP और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर वो एडाप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हमारे जो किसी भी प्रोडक्ट की जो एक मार्केटिंग चेन है उसमें कहीं कमी है, या फिर जो आज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो मार्केटिंग चेन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अगर हम बात करें कि 2003 के बाद से लगातार आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और इसको कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, एक आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्या मैं अकेला 15 करोड़ किसानों का बोझ उठा पाऊंगा या 15 करोड़ किसानों तक पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। तब मुझे वर्चुअल एग्रीगेशन पॉइंट चाहिए कि जहां पे किसान अनबायस्ड होकर अपनी ओपिनियन, वो शायद मुझ पे उतना ट्रस्ट भी नहीं करेगा कि आप एक कंपनी से आते हैं तो आप अपनी एक कंपनी का उत्पाद देंगे, पर वो किसान उस लोकल चेहरे पे ट्रस्ट करता है जो सालों से और आगे आने वाले सालों तक उस दुकान में रहेगा, और वो है हमारा कृषि वितरक बंधु। जो कृषि वितरक बंधु है, जो 5 लाख हमारे कृषि वितरक बंधु हैं, जो देश के 15 करोड़ किसानों को, 4 से 5 लाख कृषि वितरक बंधु जो 15 करोड़ किसानों को कवर कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा समय जाना चाहिए मरीज की समस्या सुलझाने में, ना कि दवाइयों के जुगाड़ करने में। पर आज हो क्या रहा है? आज वो दवाइयों का जुगाड़, बीज का जुगाड़, आज फर्टिलाइज़र का जुगाड़ 10 जगह फ़ोन कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, फटे हुए सप्लाई चेन है हमारे कि माल 20 किलोमीटर दूर उतर रहा है, बेचारा अपना दुकान बंद करके माल लेने जा रहा है, शाम को जब घर पहुंचता है तब भी वही चर्चा कि मेरे को सही माल ही नहीं मिल रहा, किसान खाली हाथ दुकान से जा रहा है। और जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा समय जाना चाहिए था, वो समय एज ए वितरक वो जाना चाहिए था किसान के साथ उसके खेत में, समझने में, उसको समझाने में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को बिलीव करता है किसान, क्योंकि उसके लिए वो लोकल चेहरा है, रात को 1 बजे भी जाके उसका दरवाज़ा फटक खटखटा सकता है। क्या हमने उसको उतनी वैल्यू दी? क्या हमने ये समझा कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पीस है पूरी तकनीक को किसान तक पहुंचाने का? क्योंकि उसके लिए वर्चुअल एग्रीगेशन पॉइंट वही है। वो आप में, आपसे और मेरे जैसे, आप अगर आप सोचिए कि अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, किसी तरीके की फैक्ट्री चला रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में किसी मशीन की रिक्वायरमेंट, आप ट्रस्ट पे जाएंगे या किसी के बोलने पे माल लेंगे? आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे और लोगों की, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेंगे। किसान भी अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, उसे एक्सपर्ट एडवाइसेस की ज़रूरत है। उसे पता है कि मेरा लोकल आदमी ये समझता है, ये इस जगह को समझता है। और किसानी बहुत लोकल है, ये ग्लोबल नहीं है।
कि वहाँ के तरीके यहाँ काम आ जाएंगे, और वो लोकल आदमी समझता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्लाइमेटिक जोन भी अलग अलग है, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। तो आप ये समझिए कि क्या हम वितरक बंधु को इतना एम्पावर कर पा रहे हैं, क्या हम उस तक सही जानकारी पहुंचा पा रहे हैं ताकि वो सही जानकारी नीचे पहुंचा पाए, क्या हम उसकी जीवन में संतुष्टि ला पा रहे हैं, क्या हम उसके जीवन में सुकून ला पा रहे हैं। क्या मैं आपको टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। जब हमने रिटेल चालू किया और रिटेल के 2 साल बाद का एक वर्णन दिखाता हूँ, नर्सरी रिटेल जो हमने आप चालू किया। कहानी है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में मैं जा रहा था, नए वितरक बंधु थे, सब बड़ी समस्या रहती थी कि मैं 10 जगह फ़ोन लगा था। सुबह उठता था 10 बजे से फ़ोन लगाना, कोई मेरा फ़ोन उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। मेरे 4-5 बड़े काम रहा करते थे। काम नंबर 1 कि मुझे माल की जानकारी चाहिए होती थी कि क्या ये दवाई, ये बीज मिलेगा। चीज़ नंबर 2, क्या मुझे वो सही वक्त पे मेरे घर पे आ सकता है। चीज़ नंबर 3, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे। चीज़ नंबर 4, मुझे अपने अकाउंट स्टेटमेंट लेने, मुझे जीएसटी फाइल करना। और हर चीज़ के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन से लेके टिल आई गेट माई अकाउंट स्टेटमेंट, जब तक ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीट होता है, एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉलो। फिर चाहे उसने माल किसी गाड़ी में रखवा दिया होगा, उस गाड़ी वाले के साथ फॉलो कि भाई कितनी बजे पहुंचेगा। चाहे उसने माल गाड़ी में नहीं रखवाया हो तो उससे फॉलो अप कि भैया कब रखोगे गाड़ी में माल, किस दिन मेरे पास पहुंचेगा। और ये सब मेरे लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा था एज ए वितरक बंधु। मेरे लिए बहुत चिंतन में अंदर से, अरे माल आने वाला है, अरे अभी तक रखा नहीं, अरे प्राइस कब आएगा, अरे ये कब होने वाला है। और मैं उसी चिंता में उलझा हूँ। और मैं अपने किसान को समय पे नहीं, किसान आएगा, अब एक ज़माना था किसान पत्ते लेके आता, अब किसान आएगा 4 दवाई से मालूंगा कि ये दवाई ये हाँ इस तरीके की चल रही है, 4 दवाई। और या मैं अपना डिसीजन लूंगा पास के दुकानदार को देख के कि वो क्या बेच रहा है, जो वो बेच रहा है वही मैं मंगा रहा हूं। तो क्या मेरे पास, और वो जब एमपी के हम वितरक बंधु की बात कर रहे थे, उन्होंने बताया सर मेरी जिंदगी इस तरीके की थी। मैं 20 किलोमीटर दुकान शटर लगा के जाता था, कई बार अपने बच्चे को बिठा के लेके जाता था, वो स्कूल से आएगा, वेट करता था कि 1:30 बजे बच्चा स्कूल से आएगा, मैं उसको दुकान पे बिठाऊंगा, फिर मैं पास की जगह पे जाके माल लेने जाऊंगा। और 10 दुकानों पे बैठूंगा, दुकानदारों का किसी के पास टाइम होगा तो देगा, ट्रांसपोर्ट में वो रखेगा, वो रखने के बाद फिर फॉलो अप करके फिर वहाँ पे पास के शहर में जाऊँगा और माल उठा के लाऊंगा। मेरे किसान खाली हाथ जा रहे हैं, उनकी फसल खराब हो रही है, उसको 40% उसका अपॉर्चुनिटी लॉस है। उसने बोला सर 40% किसान जो चीज़ मांगने आए थे मेरी दुकान पे अवेलेबल नहीं थी, और जब तक मैं लेने गया तब तक चले गए। जो मुझे ब्रांड चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। मेरे को 10 जगह पे घूमना पड़ रहा था 10 चीज़ें लेने के लिए, 20 जगह पे घूमना पड़ रहा था 20 जगह लेने के लिए। मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। और उसने एग्जाम्पल दिया, सर आप लोगों के पास तो अमेजोन है, आपको मोबाइल फ़ोन बना, आप हिंदुस्तान के 80% स्मार्टफोन आपके ऑनलाइन बिक रहे, आप लोगों के पास साधन है, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है कि मैं जब चाहूँ मेरा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाए और मैं अपने वकील को दूँ और या सीए को दूँ और वो जीएसटी फाइल कर दे। ऐसा आसान कोई तरीका ही नहीं मेरे पास। मैं तो उसी में उलझा रह जाता हूँ। और आप मेरे से बात करते किसान के पास आने की। तब हमने ये रियलाइज़ किया कि ये एक बहुत बड़ा गैप है या कनेक्शन ऑफ डॉट्स है, जहाँ पे हम रिटेलर को इस पूरे इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो अपना समय बिता सकता है किसान के साथ, और वो सुकून से अपनी दुकान चला सकता है विद प्रेडिक्टेबिलिटी कि मुझे कब क्या कहाँ लगने वाला है और कब क्या कहाँ मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, कितने में आने वाला है, इसका ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट क्या होगा, कितने दिन में माल मेरे घर पे पहुँचेगा। वी वर अमंग्स द वेरी फर्स्ट वन टू शो। हम काफ़ी पहले लोगों में से थे जिन्होंने वो बताया कि आपका माल किस दिनांक को कितनी बजे के आसपास आपके पास आने वाला, आपके माल की स्टेटस क्या है। That kills a lot of anxiety, अनप्रेडिक्टेबल, वो फॉलो अप, वो टाइम वेस्ट, वो काफ़ी कुछ मेरा बच रहा था। नतीजा क्या हुआ उस पर आने के बाद, उन्हें एमपी के किसान वितरक बंधु का बोलता है मैं सुबह 10 से 12 बजे सर मेरा एक ही काम रह गया, अब मैं किसान के खेत पे जाता हूँ, समझता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ काफ़ी लोगों का कि किस तरीके से खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब मैं केवल ट्रेडिशनल उत्पादों पर नहीं रह गया हूँ, मैं नए नए उत्पादों को ट्राई कर रहा हूँ। आपके यहाँ से मुझे भरोसा है कि मेरे को ओरिजिनल और क्वालिटी इनपुट आने वाला है, और वो मेरे किसान मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अब किसान मेरे साथ कंधा में लगे हुआ, नतीजा ये हुआ मेरी दुकान भी बढ़ गई है, मेरा ट्रस्ट भी एस्टेब्लिश हो गया मार्केट के अंदर। आज मैं अपने दुकान का 70% जरूरत का सामान आपके यहाँ से मंगा लेता हूँ और मुझे बिना बेखौफ होकर मंगा, मेरी वर्किंग कैपिटल की परिस्थिति बहुत सुधर गई है। तो ऐसे कई सारे सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ में रहे। तो जब हम
किसानी और खेती की बात करेंगे, हमारे लिए वो रिटेलर वितरक बंधु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वर्चुअल एग्रीगेशन पॉइंट है इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, टू रीच आउट टू फार्मर्स। जैसे सर आप बात की होती, ये एक जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र या एग्री क्लिनिक होते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दुकानें अपनी रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा मॉडल भी हो सकता है कि वो एक समय पे फार्मर्स के पास जाके फार्मर्स के फील्ड में देखे कि क्या इशू है। क्योंकि बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में ये है कि फार्मर्स जाता है, बताता है कि ये समस्या है, बिना देखे फील्ड पे उसे दवा दी जाती है और वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज क्रिएट होती है उससे, या फिर वो इफेक्टिव नहीं हो पाती, तो एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो कमज़ोर होता है, वो बिल्डअप नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो भी हमारे दुकानदार देख रहे हैं, जो भी रिटेलर्स देख रहे हैं, वो ये चीज़ कर सकते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आप फार्मर्स के फील्ड पे जाएंगे और फार्मर्स की चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि फार्मर्स को ज़रूरत क्या है। शायद सर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भी अब जो लाइसेंस भी मिल रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सेल करने के, वो शायद इसी कारण मिल रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एक डिग्री कर दी गई है कि आपको या तो इतना डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही दिया जाएगा। जी सर, अगर जैसे आप बात किए कि जो हम ग्लैमर की बात किए, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो चीज़ हम क्रिएट करें? जैसे आप स्कोप की बात किए कि हम इन क्षेत्रों में अच्छा स्कोप है वो जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, तो हम ग्लैमर की बात करें तो कहाँ पे, किस तरह से हम दिखा सकते हैं, किस तरह से उनके बीच में वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं कि वो समझे कि ये एक अच्छा करियर ऑप्शन पॉइंट है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको, अब आप जितने भी वर्ड सुन रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, आप पाएंगे एग्रीकल्चर इन द फ्रंट एंड ऑफ एवरीथिंग। आज खेती उन सारी ग्लोबल समस्याओं को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। अब सबका फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे, सबका फोकस है एग्रीकल्चर पे। सस्टेनेबिलिटी की आपको एग्जांपल देता हूँ। भारत की 1960 के दशक में, 1950-60 के दशक में भारत के पास लगभग 68% एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी। जितना हमारा लैंड मास है उसका 68% एग्रीकल्चर का हुआ करता था। पिछले कुछ दशकों में वो घट के 59% पे आ गया। तो मतलब आपकी जमीन जो थी, रिसोर्स, फिक्स रिसोर्स, वो कम हो गया, पर आपकी पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो चुकी, राइट? तो आपको कम जमीन से ज़्यादा खाना देना। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, दोहन चालू हो गया, ग्राउंड वाटर का दोहन चालू हो गया, ग्राउंड के न्यूट्रिशन का दोहन चालू हो गया। अब आप देख रहे हैं कि भारत का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पहुंच गया ऑन एन एवरेज 9 से 11:1 के बीच में। आपका फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कभी 48% पे हुआ करता था, गिर के 39% पे आ गया या 30% पे आ गया, जो अलग अलग आंकड़े बोल रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या छोड़ेंगे। जब आपकी जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, तो आप छोड़ेंगे क्या उनके लिए? तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जिक्र हर जगह आ रहा है जी। पहला केस। दूसरा केस जो बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है फूड हैबिट्स हम लोगों की चेंज हो रही हैं। अब आप सोच रहे हैं, अभी एक नया ट्रेंड चला माचा टी, आपने सुना होगा, ग्रीन कलर। क्या है, किससे आ रही है? एग्रीकल्चर उत्पाद से ही आ रही है। अब आप सुन रहे हैं कि कमोडिटी में भी ब्रांड बनने चालू हो गए। आज टमाटर शहर में जो लोग खरीदते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ा सुन के भी बड़ा मज़ा आएगा। मैं एग्रीकल्चर में पढ़ा लिखा काफ़ी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन थी। आज मेरे कई सारे यार दोस्त जो एग्रीकल्चर में नहीं है या जिनकी संतानें शहर में ही पैदा हुई हैं और शहर में ही रहे हैं काफ़ी बरसों से, वो उनमें से किसी एक 5 साल के बच्चे मेरे पास आया, पूछता, अंकल आप क्या करते हैं? तो मैंने जवाब दिया, बेटा मैं एग्रीकल्चर में हूँ। अच्छा, तो बोले एग्रीकल्चर में वो क्या होती है? मैं कहा, बेटा वो जो खेती होती है, चावल गेहूँ। बोले चावल गेहूँ क्या होते हैं? हमारे घर में तो आटा आता है। गेहूँ क्या होता है? बोले आटा आता है। अच्छा, फिर मैंने बोला आप ऑरेंज खाते हो? बोले हाँ ऑरेंज खाता हूँ। तो बोले हाँ वो तो दुकान से आती है, उसमें एग्रीकल्चर का क्या लेना देना? तो आज कई लोग हमारे उससे दूर ही हो चुके हैं
कि आज हमारी कई सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ऑरेंज गांव मतलब पेड़ पे होती है, उसको उगाया जाता है, उसको कोई इंसान फैक्ट्री में नहीं बना सकता, उनके लिए वो सब कुछ कमोडिटाइज हो। उस केस में आज बड़े बड़े ब्रांड भी डेवलप होने चालू हो गए। अब आप और मैं जब टमाटर खरीद रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करें, क्योंकि हमें ट्रस्ट हो गया है क्वालिटी के ऊपर जी। तो आपका एक स्कोप हो गया कि आप उस कमोडिटी का एग्रीगेशन और ब्रांडिंग का बहुत बड़ा गेम हो गया। और अब आपके पास प्लेटफॉर्म, आपको सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो नए क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, होता क्या है, हम सब कुछ सॉल्व करने में लग जाते हैं। हम चाहते हैं मार्केट भी हम सॉल्व कर दें, हम चाहते हैं प्रोडक्शन भी हम सॉल्व कर दें, हम चाहते हैं सप्लाई चेन भी हम सॉल्व कर दें, हम चाहते हैं डिजिटाइजेशन भी हम सॉल्व कर दें, फिनटेक भी हम सॉल्व कर दें, फाइनेंस भी हम कर दें। सब कुछ नहीं कर पाएंगे, और सब कुछ कर पाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा उसको करने में। तो आप अपनी एक प्रॉब्लम पकड़िए और देन लीव इट टू एक्सपर्ट्स कि आज मुझे टमाटर का बिजनेस करना, टमाटर देखने मुझे, आप अपना सप्लाई, अपना पीछे का प्रोक्योरमेंट सेट, अगर आपकी एक्सपर्टीज प्रोक्योरमेंट में तो आप प्रोक्योरमेंट सेट कीजिए। बेचने के तो कई सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज ना, फूड हैबिट। जब मैं आपको बोला था कि हमारा प्रोटीन कंजम्पशन इज गोइंग वेरी वेरी हाई, बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपके इनकम लेवल, और एक थ्योरी भी कि जैसे जैसे आपके इनकम लेवल बढ़ेंगे आपका प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी फार्मिंग को और ज़्यादा आउटपुट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 किलो चिकन बनाने के लिए उसके मल्टीपल में मक्का लगने वाला है, राइट। तो आपका तीसरी चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि क्या मैं न्यूट्रिशियन फूड के अंदर जा सकता हूँ। आज कई सारे फार्मिंग में ब्रांड डेवलप हो गए, कई सारे ब्रांड डेवलप हो चुके हैं, कई सारी कंपनियां पैक कर करके बेच रही हैं, और वो बड़ा अच्छे से बेच रही हैं, और बड़ा अच्छा बिजनेस भी चल रहा है उन लोगों का। माइक्रो ग्रीन्स जैसा कॉन्सेप्ट आ गया है। करेक्ट। लोग अपने, आप जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लोग अपना सलाद से लेके, अपने फ्रूट से लेके, अपने गेहूं से लेके, अपने चावल से लेके, हर चीज में आज ब्रांड दिख रहे हैं। तो लॉट ऑफ ग्लैमराइजेशन हैज ऑलरेडी हैपेंड। ऑलरेडी लोगों को लग रहा है माचा टी इज अ ग्लैमर, राइट। वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में आ रहा है। मोरिंगा, जब हमने बात की, हमारे मोरिंगा के बारे में हमने बात की, कितना न्यूट्रिशियस है मोरिंगा। आज आप देखिए मोरिंगा की कल्टीवेशन कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे लोगों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा, कंजम्पशन बढ़ा है, फार्मिंग बढ़ेगी। तो वैल्यू बेस्ड एग्रीकल्चर धीरे धीरे आने वाले समय पे, क्या हम वो प्लेटफॉर्म तैयार कर पा रहे हैं जिससे वो वैल्यू बेस्ड एग्रीकल्चर फार्मर तक पहुंच रही है। तो मेरा ये मानना, बहुत सारी सक्सेस, मैंने अभी कुछ दिनों पहले पॉली हाउस का एक सक्सेस स्टोरी देख रहा था, लोग बड़े खुश थे, और मैंने कई सारे लोगों को उससे इंस्पायर होते हुए भी देखा है, जिन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ के खेती में जा रहे हैं, कि गांव में रहेंगे और अपना ये वाला खेती का काम करेंगे। अब मैं सीख गया हूं ये वाला मीटर कैसे चलने वाला है, और इस वाले मीटर में क्या क्या मुझे कहां से मिल सकता है। और आज मुझे 5 जगह जाके इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, मेरे पास इंफॉर्मेशन लेने की जरिए बन चुके हैं, जिससे मैं जब चाहूं तब इंफॉर्मेशन लूंगा। आज मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह गया। डिजिटाइजेशन ने मुझे इतना हेल्प किया है कि मुझे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा। जैसे आज आप और हम ये चैनल देख रहे हैं, जो चैनल ये वीडियो बना रहे हैं और जो चैनल देख रहे हैं, अब वो डिपेंडेंट नहीं है कि वो कब सर्वेश जी से बात करेंगे, या कब अंकित जी का टाइम मिलेगा, या कब सर्वेश जी का टाइम मिलेगा, कि कब उनसे बात हो पाएगी। आज वो अपने क्लिक ऑफ बटन टच स्क्रीन पे जब चाहते हैं तब देख सकते हैं। और वो एक बहुत बड़ा पावर है लोगों के हाथ में, कि नाउ आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, आई हैव ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन टू एक्ट अपॉन। और वो बहुत बड़ा ग्लैमराइजेशन लाने वाली एग्रीकल्चर में। और जो एग्रीकल्चर की समस्याएं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की समस्याएं, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, ये बहुत बड़े ग्लैम करियर। आप सून देखेंगे कि एग्रीकल्चर वुड बी वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इंडस्ट्री इन इंडिया फॉर कार्बन क्रेडिट्स। बड़ा ग्लैमरस। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज गोइंग टू बिकम अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर को अपने पटल पे वापस लाएगी। जब हम बात करते हैं कि फैशन रिपीट इटसेल्फ, ये धीरे धीरे वो ग्लैमर वापस इधर भी आएगा। और उसके लिए हमें एग्रीकल्चर को सब लोगों को मिलकर दिखाना होगा कि यहाँ पे भी पैसा बन सकता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी टूल्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं डिसीजन लेने। फार्मर्स जो एग्रीकल्चर इनपुट्स का उपयोग कर रहा है, उसे अवेयरनेस की कमी है, और वो समझता है कि जितना हम खाद डालेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, या फिर जितना इंसेक्टिसाइड डाल देंगे उतना जल्दी जो भी इंसेक्ट लग रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं? देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
क्या है पहले वो समझते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मायने बहुत आसान शब्दों में बोलूँ तो ये मायने हैं, क्या हम आगे आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए ज़मीन जिस हालात में हमको मिली है उस हालात में छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। कि आज हमको जो CN रेशो मिला है, आज हमको ज़मीन की जो उर्वरकता मिली है, आज हमको जो ग्राउंड वाटर मिला है, जो संसाधन मिल रहे हैं, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी में उसके बराबर भी पास ऑन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोहन हम जब पहले चर्चा कर रहे थे कि दोहन बहुत गंदे तरीके से हुआ। सस्टेनेबल खेती के मायने बहुत सिंपल हैं कि मैं अपनी ज़मीन और अपने रिसोर्सेज को उसी लेवल पर मेंटेन कर रहा हूँ। तो जब आप बात कर रहे हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से ज़्यादा फसल होती है, एक हद तक सही भी हो सकता है, पर क्या वो हर बार ऐसा होगा? शायद नहीं। क्या कीड़ा, जो हमको समझने की बात है, वो जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं, क्या ज़्यादा दवाई डाल देने से कीड़ा जल्दी मर जाएगा? शायद हाँ, एक बार मर जाएगा, पर 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो कीड़ा उस दवाई से मरना ही बंद हो जाएगा। वो फर्टिलाइजर काम करना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी यूज़ एफिशिएंसी कम हो चुकी होगी, किसान आपके ग्राउंड का बैलेंस गड़बड़ा चुका होगा। तो आपको ये समझना है कि हम लाइफ में, किसान भाइयों को ये समझना है कि हमें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए या हमें अपने पीढ़ियों के लिए बिजनेस खड़ा रखना चाहिए। क्योंकि तुरंत सॉल्यूशन की मार में, और कई बार ये कोई समस्या ऐसा नहीं है कि सॉल्वेबल नहीं है, ये समस्या आसानी, अब कंटेंट, जो जानकारी उनको चाहिए वो अवेलेबल है और भांति भांति की जगहों पे अवेलेबल है। जब चाहें वो देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, जब चाहें, जब ज़रूरत हो। हर कंपनी ने अपने अधिकारी लगा रखे हैं। 5 लाख, जो मैं आपको बात कर रहा था कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे रिटेलर भाइयों की हो जाएगी। किस वक्त किस दवा का उपयोग करेंगे, वो जैसा आपने बोला उपयोग करेंगे, या राय देनी है या मशवरा करना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और उनकी डिपेंडेंसी है हमारे एग्रीकल्चर रिटेल भाइयों पे। वो वर्चुअल एग्रीगेशन, वो ट्रस्ट पॉइंट है, वो लोकल पॉइंट है, जिसके दरवाजे पे भी वो रात को जाके भी खटखटा सकते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छे उत्पाद ऐसे लाए गए हैं जो उत्पाद किसान को मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ऐसा बनाया गया है जो किसान को मदद कर सकते हैं। अब किसान को वो ट्रस्ट जो उसके लोकल आदमी पे है, वहाँ पे लोकल आदमी की भूमिका भी बहुत बड़ी बन जाती है। एग्रीकल्चर कंपनीज़ की तो है ही हैं, वो अपनी तरफ से काम कर रही है, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही हैं, पर एट दी एंड ऑफ द डे हमको 15 करोड़ खेत चेंज करने हैं, 15 करोड़ फैक्ट्रियों में एडॉप्शन ले जाना है। आप सोचिए, एक नया पैकिंग यूनिट हिंदुस्तान की, 15 करोड़ फैक्ट्री हिंदुस्तान में किसी और चीज़ की होगी नहीं जो एग्रीकल्चर, जितनी एग्रीकल्चर की है। तो आपको वो चीज़, मासिव चेंज है, वो धीरे धीरे आपको दिखेगा और वो आएंगे भी लोग। मेरे हिसाब से जल्दी ही वो चेंज आएगा, क्योंकि अब सब इस बात को समझ रहे हैं। अब वो दिन नहीं रह गए हैं जब सिर्फ गांव से शहर में जाना ही उद्देश्य रह गया। अब वो दिन नहीं रह गए। अब किसान चाहता है, जिसने गांव से शहर में अपने बच्चे भेज दिए, वो भी चाहते हैं क्यों शहर जा रहा है भाई। अब वो धारणा धीरे धीरे आपको दिख रही होगी। क्या करेगा शहर जाके, गांव में खेती संभाल ले अपनी खेती। अब वो बाप अपने बेटे को खेती में लाना चाह रहा है, जो बाप अपने बेटे को खेती से दूर कर रहा था कि यहाँ सुकून है, यहाँ ठहरावट है। तो आज वो बाप अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ के जाना चाह रहा है, जिसपे उसको जीरो से चालू नहीं करना, उसको एक स्टेप बनी हुई चीज़ मिलेगी। सर, जब आज हम एग्रीकल्चर में देखते हैं और एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ा जो इशू आता है, वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में डॉक्यूमेंटेशन का रहा हो, जब हम कंपैरिजन करते हैं फॉरेन से इंडिया को, या फिर कहें कि एक जो सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को प्रोवाइड कराना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम किस तरह से कि एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को प्रोवाइड करा सकें? देखिए, अब फिर से मैं वही आपको एग्जांपल दूंगा और वही एनालॉजी यहाँ पे लाऊंगा। कोई भी आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप फैक्ट्री में हर एक आंकड़ा मेंटेन करते हैं।
हर एक मशीन देखते हैं, हर एक आंकड़ा 10 साल का आपको पता है। और बिजनेस के 2 ही मायने, या तो आपका रेवेन्यू बढ़ाना है और या आपकी कॉस्ट कम करनी, 2 ही मायने में बिजनेस चलता है। फैक्ट्री में हर छोटी छोटी चीज़ का आंकड़ा आपके पास है, मशीन कितने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया, लेबर कितने रुपए की लगी, कितनी लेबर लगी, क्या प्रोडक्शन आया, और आपको बिल्कुल हिसाब किताब बराबर, और आपको पता होता है कि मुझे डिसीजन कहाँ लें, क्या मुझे लेबर कम करनी है या मुझे प्राइस बढ़ानी। अब किसान के बारे में आप समझिए, प्राइस उसके कंट्रोल में नहीं है, प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। वो तो प्रीमियम तो चार्ज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस देयर इज अ न्यूट्रिशनल फूड और सम क्वालिटी फूड और कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस हो जाए। प्राइस मार्केट के कंट्रोल में। क्या कंट्रोल कर सकता है? वो कंट्रोल कर सकता है लेबर और प्रोडक्टिविटी, कि क्या मैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता हूँ या मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ। 2 ही तरीके हैं। आपका मल्टीप्लायर फिक्स है कि जिस पे आपकी कमोडिटी का प्राइस बिकना है। अब क्या चेंज कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो कि 6 क्विंटल की जगह 8 क्विंटल फसल कैसे, या 20,000 के खर्चे की जगह 15,000 का खर्चा कैसे। उसको जानने के लिए आपको सतत काफ़ी सालों का डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड मापदंड पे लगी हुई फैक्ट्री की इतना तो आ ही जाना है, कुछ भी नहीं होगा तो 6 टन तो मेरा, अगर आज लेबर की छुट्टी भी रही तो ऑटोमेटिकली मेरा इतना प्रोडक्शन हो जाना, वो तो नहीं। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी ज़रूरत है डेटा को डिजिटाइज करने की, और बहुत सराहनीय काम हमारे देश में हो रहा है। जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर का डेटा बना रहे हैं, जिस तरीके से हम किसान को ये मौका दे रहे हैं कि भाई आप ये डेटा इनपुट करते जाओ, 20 साल बाद आप ये डिसीजन, या 2 साल बाद 3 साल बाद ये डिसीजन ले पाओगे मुझे कौन सी फसल लगानी थी। जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सालों दर साल चावल गेहूं लग रहा था जी, आज की डेट में हिंदुस्तान में ड्रैगन फ्रूट भी लग रहा है। जिस फल को आए हुए कुछ साल हुए होंगे वो फल हिंदुस्तान में लग रहा है। आज हिंदुस्तान में कीवी भी लग रहा है। तो चेंज होने को लोग तैयार हैं अगर वैल्यू दिख रही है तो। आज वही हिंदुस्तान में खेत के अंदर फिशी कल्चर भी हो रहा है। लोग मछली पालन भी कर रहे हैं, श्रिम्प उगा रहे हैं, प्रॉन उगा रहे हैं पॉन्ड के अंदर। तो जहां वैल्यू है, और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मुझे वैल्यू दिख रही हो। आप ये समझिए, आपके सामने एक नोटों का बंडल है और आपको ज़रूरत है पैसे की, और आप सामने खड़े हैं पर आपको जाना नहीं, आप नहीं जाओ। क्यों नहीं जाओगे? अगर आपको वैल्यू दिखेगी तो आप डेफिनेटली जाओगे। 4 पत्थर आएंगे, आप पत्थर हटा के जाओगे। पानी आएगा, छलांग के जाओगे। पर अगर आपको वैल्यू दिखेगी तो आप जरूर जाओगे। क्या वो वैल्यू हम दिखा पा रहे हैं? क्या वो वैल्यू किसान को समझ में आ रही कि ये वैल्यू है? हो क्या रहा है जब हम डिजिटाइज की बात करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फील मैंने ऐप बना दिए, काम खत्म। नाउ ऐप इज अ मैजिक वेंट, चलेगी अपने आप दुनिया। ऐप सिर्फ एक इनेबलर है, और ऐप इतना कमोडिटाइज हो गया है। आज आपके और मेरे फोन में 60 से ऊपर एप्लीकेशन है। एवरेज हिंदुस्तानी के फोन में 60 से ऊपर एप्लीकेशन है। एवरेज हिंदुस्तानी 3 घंटा रोज का मोबाइल देख रहा है। तो ऐप बहुत कमोडिटाइज वर्जन है। तो क्या हमारे पास ऐसे टूल अवेलेबल हो जो अब बन रहे हैं और बन चुके हैं, जो किसान को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं मॉनिटर कर पाऊँ कि मेरे लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, मेरी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, और उसके लिए चाहिए आपको डेटा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते फैक्ट्री में एक दिन आए कि आज माल नहीं बना, सबको फायर कर दो, मशीन बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। आज मैं लाइट बंद करके देखूंगा कि प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, लाइट का बिल नहीं भरूंगा। या आज मैं लेबर बंद कर दूंगा, फिर देखूंगा मशीन का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास वो डेटा है, उस पर आप डिसीजन ले रहे हैं। क्या वो डेटा हम वो किसान को उपलब्ध करा रहे हैं? और आई थिंक अब हम करवा रहे हैं। आई थिंक अब वो टाइम आ रहा है जब उस डेटा के बेस पे वो डिसीजन ले पाएगा। सर, जब हम विकसित कृषि की बात करते हैं, और जैसे लगातार ये बात होती है कि साल 2047 तक विकसित भारत होगा, तो इसमें जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, इन्वायरमेंट को देखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए हम एग्रीकल्चर में उस तरह से विकसित होंगे कि कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होगी अगर हम उसको खा रहे हैं या उगा रहे हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि किसानों की और प्रगतिशील किसानों की, तो जैसे
जो नई नई टेक्निक की हम लोग बात की है, नई नई टेक्नोलॉजियों की बात की है, तो जो हमारा फार्मर है, जो प्रगतिशील किसान है, वो तो अडाप्ट कर रहा है, क्विकली अडाप्ट कर रहा है जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। लेकिन आज भी एक किसानों का तबका वो भी है जो अडाप्ट नहीं कर पा रहा है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे आप बताएं कि जो आपका नर्चर है वो ईजी टू वे उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है। क्या फ्यूचर में आप लोग, और अगर हम देखें कि विकसित भारत को देखते हुए कुछ आप लोग किसानों के लिए और नया लेके आने वाले हैं? क्या आपका कुछ रिसर्च चल रहा है जिस पे जो किसान आज हम जो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, कि वो चाहे ग्लैमर की बात हो या फिर मार्केटिंग की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो, तो उन सब चीज़ों से किसान निजात पा पाएगा और एक कदम और आगे किसान बढ़ जाएगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। जब सवाल के बारे में मैं सोचता हूँ तो मैंने, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोविड का जब दरमियान कोविड का दौर था, एक एग्रीकल्चर था जिसने भारत को संभल दिया था। तो अगर विकसित भारत होगा तो एग्रीकल्चर का विकास बिना विकसित भारत का संकल्पना भी अधूरी है, क्योंकि भारत वो माजदा रखता है कि वो दुनिया, अब भारत की फूड सिक्योरिटी छोड़िए, वो दुनिया की फूड सिक्योरिटी को पूरा कर सकता है। साल दर साल हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, साल दर साल हम ये देख रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर की जीडीपी बढ़ रही है, डिस्पाइट सबसे पुरानी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी। तो बिना एग्रीकल्चर के विकसित भारत का सपना देखना तो बहुत मतलब मेरे हिसाब से वो अधूरा सपना होगा, वो फिर सपना ही रह जाएगा। तो अगर आपको उस एस्पिरेशन पे पहुंचना है, और वो एस्पिरेशन नहीं, वो रियलिटी है मेरे हिसाब से, 2000 हम विकसित भारत होंगे और विकसित कृषि होगा ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं अडॉप्शन का, जो आपने बात की, अडॉप्शन की बात की। आपकी और मेरी जनरेशन में आप गांव में चप्पल जूते खरीदने गए होंगे, करेक्ट? आपने चप्पल खरीदे होंगे, जूते खरीदे होंगे। चप्पल खरीदने से पहले आप जाके अपना साइज नापते थे, राइट? कंफर्ट देखते थे कि कैसा कंफर्ट है, चल के एक पाँव में पहनते थे, फिर दूसरे पाँव में पहनेंगे, फिर चल के देखेंगे, भाग के देखेंगे, कपड़ा देखेंगे, लेदर है, रेक्जीन है, मैश है, भागने में कैसा है, चलने में कैसा है, पसीना तो नहीं आ रहा, और फिर हम जूता खरीदते थे। ये पूरा स्कोप था हमारा जूता खरीदने का। आप बिलीव करेंगे, हिंदुस्तान में 20% जूता चप्पल ऑनलाइन बिक रहा है, जहां आप यूजर एक्सपीरियंस नहीं, कन्वीनियंस मांग रहे हैं, घर पे पहुंचा दो। अब वो जमाना नहीं रहा जब आप जूते में घुस के चप्पल देख के लेना है, बात कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा जब हम मोबाइल फ़ोन खरीदते थे, दुकान में एक सैंपल पीस रखा होता था मोबाइल फ़ोन का, राइट? हम जाते थे, पहले फ़ोटो खींच के देखते थे, फिर उसको, पहले उसमें कुछ चले नहीं, पर हम उसको ऊपर नीचे स्क्रीन को करेंगे 2-4 बार, कभी इस साइड किया, कभी उस साइड किया, खुद की फ़ोटो खींचेंगे, दुकान की फ़ोटो खींचेंगे, कैमरा कैसा है उसको खड़ा करके देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, आवाज़ कैसी आ रही है इसके अंदर। फ़ोन का काम कैमरे का तो कभी था ही नहीं, फ़ोन का काम तो बात करने का था, वो तो आपने कभी टेस्ट किया ही नहीं। और हुआ क्या, नतीजन क्या, 50% स्मार्टफोन इंडिया में ऑनलाइन बिक रहे हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें बदलेंगी, फॉर श्योर बदलेंगी, क्योंकि अब हम रूम ऑफ एफिशिएंसी पे आ चुके हैं कि हमको एफिशिएंसी इंप्रूव। जैसे मैं आपको सप्लाई चेन का एग्जांपल देता हूँ, रूरल की सप्लाई चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, रोड्स का काफ़ी अच्छा विकास हुआ, गांव-गांव तक अब रोड पहुंच चुकी हैं। पर कहानी फंसी पड़ी है एफिशिएंसी के ऊपर कि क्या 50 रुपये का सामान पहुंचाने के लिए 500 रुपये की लागत दे सकते हैं आप? नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे, और वो सेंस भी नहीं बनता। तो आज जब नर्चर रिटेल में हम बात कर रहे थे, 17,000 पिन कोड पे जब हम चालू हुए, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि रोड तो बन गया है, पर यार ये 10 रुपये के सामान को पहुंचाने के लिए 15 रुपये जा रहा है मेरा, और ये 15 रुपये विक्रेता बंधु पे जाएगा, तो ये विक्रेता बंधु तो ऐसा तो नहीं है विक्रेता बंधु इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और गांव-गांव में दुकानें खुल रही क्योंकि रोड खुल गए, तो लोग गांव में ही रहना पसंद, गांव में ही अपने लोकल दुकानदार से माल लेना पसंद कर रहे हैं। तो फिर हमको डेटा की जरूरत पड़ी, फिर हमने लेन बनाए, हमने 1500 लोगों के साथ कनेक्ट किया, उनके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, और हमने बोला
कि भाई हम बताएंगे आपको डेटा के जरिए कि कब आपको दुपहिया वाहन लगाना है, कब आपको चौपहिया वाहन लगाना है इस लेन पे, और कब आपको 8 पहिया वाहन लगाना, कहाँ स्टॉकिंग पॉइंट बनेगा, क्या रूट प्लान बनेगा, और कैसे प्रेडिक्टेबिलिटी सिस्टम में आएगी कि गांव में बैठे हुए दुकानदार की दुकान पे वो माल है। कैसे डिजिटाइजेशन का एग्रीकल्चर में स्कोप हुआ, ये मैंने आपको बताया। तो ये अगला विकसित भारत की धारणा में आ रहा है कि कैसे हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, आज अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में 1.5 लाख करोड़ की डिजिटल लैंडिंग का मार्केट हो गया है, जो ऑनलाइन लैंड कर रहे हैं। फिनटेक्स हैव प्लेड वेरी गुड रोल देयर। एग्रीकल्चर में वो अभी भी बहुत छोटा है। पिछले 2-3 साल में जब हमने चालू किया, शायद 300-400 करोड़ की क्रेडिट लाइन हमने डिजिटली 30 मिनट में एक रिटेलर को दे दी। आए रिटेलर अपना KYC करें, डिटेल भरें, ऑनलाइन एग्रीमेंट साइन करें, क्रेडिट लिमिट चालू, और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि ऑर्गेनाइज क्रेडिट मिल रहा है मुझे। जहाँ पे मुझे धक्के खाने पड़ते थे, फाइलें लगानी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट लाने पड़ते थे, ये लाऊं वो लाऊं ऐसा करूं, और उसके बावजूद भी बड़ी फेमस लाइन है, अब लंच टाइम हो गया जी, बैंकों की तो मेरी तो मेहनत गई, उधर मेरी दुकान का कस्टमर खाली हाथ चला गया। अब उसका तो वापस ट्रस्ट जीतना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है विन बैक टू कस्टमर। नया कस्टमर एक्वायर करना बड़ा आसान है, पर आप समझिए आपके कस्टमर उतने ही हैं उस गांव में, बहुत मुश्किल है विन बैक करना। एक बार जो कस्टमर टूट गया ना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, और आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी कि वो कस्टमर आपकी दुकान से खाली हाथ चला गया या सही दवाई लेके नहीं जा पाए। आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान उस कृषि वितरक का। और वहां पे हमने उसको डिजिटल लेंडिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराए कि आप चुटकियों में अपनी कैपिटल को रोल ओवर कर पाए, बिना ज्यादा लागत लगाए, सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाए। जो आज हम AI/ML की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान में डेटा डेवलप हो रहा है। आज हम किसान के पास एक ऑल्टरनेट माइंड दे सकते हैं, उसको ये समझ में आ सकता है कि मुझे क्या लगाना है, मुझे कितनी फसल मेरी आने वाली, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के जरिए अगले 5 साल में मेरी जमीन कैसी होने वाली, अगले 5 साल में मेरे अगर मैं यहाँ गेहूं लगाऊंगा तो क्या प्रोडक्शन आएगा, अगले 5 साल में इस गेहूं की क्या डिमांड रहने वाली है। बहुत सारे डेटा मॉडल डेवलप हो गए। वो आपका दिमाग बन सकता है, IoT आपका हाथ बन सकते हैं कि जो आपने माइंड ने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब आपके पास लेबर नहीं है, तो क्या IoT का इस्तेमाल कर सकते हो आप? क्या यहाँ से बैठे हुए मशीन का मॉइस्चर नापते ही मशीन में मॉइस्चर कम हो गया, आपके खेत की मोटर चालू हो जाए, राइट? आपकी ग्रेडिंग सोर्टिंग बिना आपके कुछ बोले अपने आप ग्रेडिंग सोर्टिंग हो जाए, तो क्या आपके हाथ बन सकते हैं? तो मशीन की तो जरूरत हमको डिजिटाइजेशन की, और मशीन की जरूरत तो हमको लगने ही वाली, और बिना उनके काम होने वाले हैं नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि विकसित भारत में काफी बड़ी संरचना विकसित कृषि की होने वाली, और विकसित कृषि में 3-4 क्षेत्र बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं। उनमें हम डिजिटाइजेशन की बात करें, केवल डिजिटाइजेशन नहीं, उसमें हम बात करते हैं केवल ऐप बनाने से, केवल डिजिटाइजेशन मतलब केवल ऐप बनाने से नहीं, उसमें हम बात करते हैं कैसे मैं एग्रीकल्चर में प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकता हूँ, कैसे मैं एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बना सकता हूँ, कैसे मैं एग्रीकल्चर में उनकी बहुत बड़ी समस्या कैपिटल को सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे मैं फिनटेक ला सकता हूँ, और कैसे मैं उसका टाइम बचा सकता हूँ। आगे आने वाला पूरा युग समय का होने वाला है। सर, जैसे आप क्रेडिट की बात की है कि जो आपका ऐप है उसके माध्यम से हम ईजी टू वे, हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे सर इसकी विस्तार से जानकारी ही नहीं दी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि किस तरह से रिटेलर्स जो हैं वो उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो और भी रिटेलर्स हैं वो आप लोगों के साथ जुड़ के आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं और इन सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। बड़ा आसान हमने क्रेडिट फंक्शन को बनाया है। किसी भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के माध्यम से हम वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो अपना सबसे पहले प्रूफ दें कि वो बिजनेस करते हैं एग्रीकल्चर का, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, हम रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो वो अपना प्रूफ और वो KYC जिसको हम बोलते हैं वो कंप्लीट करें। नर्सरी रिटेल पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उत्पादों का चयन करें कि मुझे क्या चाहिए, कार्ट में डालें, ऑर्डर प्लेस करें, और वहाँ पे उनको क्रेडिट का ऑप्शन आता है। उन्हें सिर्फ उस क्रेडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ क्रेडिट के लिए। वो क्रेडिट पे जब क्लिक करेंगे उनसे उनकी GST नंबर के थ्रू उनकी कुछ चीज़ें वेरीफाई होंगी कि उनका सिबिल कितना बन रहा है। बेसिस सिबिल
अगले 30 मिनट में उनके नाम पे एक डेडिकेटेड क्रेडिट लिमिट तैयार हो जाती है। वो रेंज कर रही है 30,000 से लेके 5 लाख रुपए के बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अच्छा वितरक बंधु हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे जो ज़रूरत का सामान है वो मैं खरीदता हूँ, जब बिक जाता है मैं पैसा लौटा देता हूँ। तो आज मुझे पता है कि अगले अगर मुझे ड्राइफोसेट खरीदना है, मेरे ड्राइफोसेट की रिक्वायरमेंट है, मैं आज ड्राइफोसेट का ऑर्डर डालूंगा, 3 दिन में ड्राइफोसेट मेरी दुकान पे आएगा। 15 दिन का सबवेंशन नर्चर ने कर रखा कि कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा मुझे 15 दिन तक। 3 दिन में आया, 10 दिन में मैंने माल बेचा, 10 दिन में मेरा माल खत्म हो गया, मैंने वापस पैसा दे दिया लेंडर को और फिर से वापस ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये सर जो 15 दिन का ड्यूरेशन है, तो ये आपके माल पहुंचने के बाद से है या पहुंचने के बाद से 15? तो एक काफ़ी समय होता है कि सीजन में वो सेल करके रिटर्न कर सकते। रोल ओवर की बात है। आपका असली मकसद किसी इकोनॉमी का क्या है कि आपका एक रुपया हाथ बदलता रहे, रुके ना, किसी के पास खड़ा ना रहे, राइट? वही आपका जीडीपी का सबसे अभिन्न हिस्सा है। और वही यहाँ पे हो रहा है कि जितनी बार आप रोल करोगे क्रेडिट को, अपने कैपिटल को बिजनेस के अंदर, उतनी अच्छे आप एफिशिएंट हो। और वहाँ पे ये मदद मिल रही है हमारे रिटेलर भाइयों को। तो जो बैंक में जाके लोन कराने का एक लंबा प्रोसेस है, फिर वहाँ पे भी जो बैंक मैनेजर हैं उनके पास जाके कि सर कर दीजिए, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इतना मेरा टर्नओवर है, तो बहुत ईजी टू वे है कि जाके वहाँ से और वो अपना क्रेडिट कर सकता है और प्रोडक्ट मंगा सकता है। आसान भाषा में बोलूँ तो अब मैं अपना लंच अपने आप करता हूँ, किसी और के लंच करने का वेट नहीं करता। तो सर, हमें जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी युवा साथी देख रहे हैं, जो भी इस एग्रीकल्चर की फील्ड में अपना एक अच्छा करियर का ऑप्शन सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं या अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही नाजुक सवाल है और इसमें कई लोग ऑफेंड भी होंगे। खेती का जो करियर ऑप्शन है और या खेती का व्यवसाय है, वो व्यवसाय आपसे फिजिकलिटी डिमांड करेगा। अपार्ट फ्रॉम योर मेंटल थिंग, आपसे फिजिकलिटी डिमांड करेगा। आपको खेत में जाना पड़ेगा, आपको जूते उतारने पड़ेंगे, आपको मिट्टी को पांव से टच करना पड़ेगा, तभी आप वो किसान का ट्रस्ट जीतेंगे। और जब तक आप किसान का ट्रस्ट नहीं देंगे, आज हमको ऐसा लगता है किसान पे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि 20-25 साल पहले किसानों के पास अगर कोई चला जाता था तो किसान बहुत इलेटेड फील करते थे कि कोई आया है, गांव से साहब आए, बड़े साहब आए, इलेटेड फील करते थे, पानी पिलाते थे, चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे। अब सिचुएशन बदल रही है। अब चाय, पानी, नाश्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को पूछा जाता है जिन लोगों की बात में दम होता है, जिन लोगों के पास वैल्यू होती है। नहीं तो किसान के खेत पे रोज 10 आदमी घूम के जा रहे होते हैं, जो आते हैं, सर आपसे मिल सकते हैं क्या 2 मिनट। अब किसान अपॉइंटमेंट देने वाले फैशन में आ गया है। जो हम ग्लैम की बात कर रहे थे, वो दिन थे जब किसान भाइयों को, अगर आपको कोई किसान मेला लगाना है, किसान कुछ करना है, तो आपको ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा हल्ला करने की कि भाई हमारा मेला है, आइए आप फलाना। लोग आसानी से आते थे। अब आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है किसान से मिलने के। आप पॉली हाउस के किसान के पास जाके देखिए एक बार, या ग्रेप्स के किसान के पास जाके देखिए, आप हॉर्टिकल्चर के एप्पल के किसान के पास जाके देखिए, सर आज अवेलेबल नहीं है, कल आइएगा, इस टाइम पे आइएगा, तब मैं अवेलेबल हूँ। अभी तो मैं मोटर पे पंप पे पानी लगाने गया, अभी लेबर देखने गया, अभी ये करने गया। तो ग्लैमराइजेशन तो आ रहा है, हम नहीं देख पा रहे, और जो देख पा रहे हैं वो खेती में लोगों को बुला रहे हैं वापस। तो ये हमारे साथ अंकित सर थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से कहें कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स की बात हो या ग्लैमर की बात हो, इन सब चीज़ों पे बातचीत किए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों के लिए इसलिए था सर से बातचीत करना, क्योंकि सर खुद एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। उसके बाद लगातार, जैसे सर ने खुद बताया कि मैं लगभग 200 दिन आज भी फार्मर्स के खेतों में होता हूँ। तो जो व्यक्ति फार्मर्स के बीच में होता है, उनके खेतों में होता है, तो ज़्यादा रियलिटी बता सकता है कि कमी हम लोग कहाँ कर रहे हैं, जो हमारे नए फार्मर्स आ रहे हैं वो कहाँ पे इम्प्रूव करके अच्छा कर सकते हैं। तो सर ने बहुत विस्तार से हम लोगों को ये जानकारी दी कि किस तरह से हम इसको ग्लैमर बना सकते हैं, जो
अदर सेक्टर्स में है उस तरह से एग्रीकल्चर में किस तरह से हम जॉब्स की बात हो या एग्री स्टार्टअप्स की बात हो वो क्रिएट कर सकते हैं। सर ने ये भी बताया कि जो इनका नर्चर ऐप है वो किस तरह से फार्मर्स के लिए काम कर रहा है, क्योंकि फार्मर्स के सामने आज भी एक जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रस्ट की, कि क्या वो यकीन करेगा उस चीज़ पे कि ये हो सकता है। तो निश्चित रूप से सर लोग कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं। सर ने बताया कि इतने सारे फार्मर्स, इतने सारे रिटेलर्स जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। सर आप हम लोगों के साथ जुड़े, हमारे दर्शकों की ओर से और किसान ऑफ इंडिया की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना एक कीमती समय और कहें कि एक बार की रिक्वेस्ट पे जब भी कोई गेस्ट आ जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है कि कितना उदार व्यक्ति है कि हमारे एक रिक्वेस्ट पे या एक बार फ़ोन करने पे वो आ जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि काफ़ी दिनों बाद हमने एक ऐसी चर्चा का विषय छेड़ा है जो शायद आम चर्चाओं से बहुत अलग है। मतलब अब तक आम चर्चाओं में भारत की खेती कैसे डेवलप होगी या प्रोडक्टिविटी के इशू को, आज हमने काफ़ी एक अलग चर्चा का विषय छेड़ा जो टैलेंट मैनेजमेंट का, कि एग्रीकल्चर में टैलेंट और ग्लेम कैसे लाना है। आई एम हैप्पी मैं आपके साथ वो थॉट शेयर कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।